हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूं आपकी सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। मेरा नाम है बेटा पीयूष जैन और हम शुरुआत करेंगे यहां पर हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से चैप्टर की। यहां पर विश्व की बात हो रही है और भूमंडलीकृत मतलब ग्लोबल हो गया, पूरा का पूरा देश, पूरे के पूरे सारे देश आपस में एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हैं उस चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो देखो बहुत सारे देश है ना, पूरी बहुत बड़ी दुनिया है, उसके जो बहुत सारे देश है आपस में बहुत सारे तरीकों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि लेन देन के मामले में जुड़े हुए हैं, है ना, चाहे वो विचारों के हिसाब से जुड़े हुए हैं, है ना, चाहे वो व्यापार करके जुड़े हुए हैं, एक दूसरे में व्यापार होता ही है देशों के बीच में, चाहे भैया आयात करके जुड़े हुए, मतलब आयात मतलब सामान मंगाना, है ना, चाहे निर्यात करके जुड़े हुए, निर्यात मतलब सामान को भेजना, है ना, चाहे जो है यात्रा के माध्यम से लोग इधर के उधर ट्रेवल करते हैं ना, इन सब चीजों की वजह से जो है दुनिया के सारे देश जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बेटा। ठीक है, अब ये जो जुड़ाव है ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है ना, बहुत साल पहले, हजारों साल पहले भी जो है लोग एक देश से दूसरे देश में जाया करते थे, पर पुराने जमाने में पुराने चीजों के हिसाब से चलती थी, जैसे कि घोड़े से जाया करते थे, ऊंट से जाया करते थे, उनके पास जो साधन थे वो उससे जाया करते थे व्यापार करने के लिए। लेकिन आज का जो युग है वो नए जमाने का युग है भैया, टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारे संसाधन आ गए, बहुत सारे भैया ऐसी चीजें आ गई है, जैसे जहाज है, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, ऐसे बहुत सारे सुविधाएं बन गई है, जिसकी वजह से एक देश से दूसरे देश में जाना और ग्लोबलाइजेशन करना, है ना, भूमंडलीकृत विश्व का बनाना बहुत आसान हो गया है बेटा। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे पुराने टाइम से अभी के टाइम तक भूमंडलीकृत विश्व किस तरीके से बना है, इसकी पूरी की पूरी डिटेलिंग आपको इस चैप्टर में दी जाएगी और साथ में आपको इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे बच्चों, लगे हाथ साथ के साथ ही। ठीक है, तो बढ़िया एकदम मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। चलो हमारे इस चैप्टर की शुरुआत होती है हजारों साल पहले से, मतलब कि आज का जो आधुनिक युग चल रहा है ना उससे पहले से। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम समझेंगे वैश्वीकरण को, कि भैया ये वैश्वीकरण क्या होता है। तो देखो यार, एक देश से दूसरे देश में, मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, है ना, चाहे वो माल के लिए, ठीक है, सेवाओं के लिए और विचारों के लिए, चाहे पूंजी के लिए आना जाना, आवागमन ही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि वैश्वीकरण किसको कहते हैं। मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको क्वेश्चन लगातार साथ के साथ बताते हुए चलूंगा, जो जो आने जैसे सवाल है वो। ठीक है, तो क्या बोला भैया, वस्तुओं, है ना, वस्तुओं मतलब कोई माल हो गया, कुछ भी चीज हो गई। ठीक है, पूंजी के लिए, सेवा के लिए, विचारों के लिए लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना जो है उसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये वैश्वीकरण ऐसा नहीं है कि अभी से चल रहा हो, ऐसा थोड़ा ना है, ये तो बहुत पहले से चल रहा है, मतलब बहुत पुराने समय से जो है ना, बहुत पुराने समय से यात्री हो गए, तीर्थ यात्री हो गए, व्यापारी हो गए, है ना, वो एक देश से दूसरे देश में आया जाया करते थे बच्चों। ठीक है, मतलब खूब लंबी लंबी दूरियां चलते थे, ऐसा नहीं कि अगल बगल के देश में चले, नहीं, बहुत लंबी लंबी दूरियां वो करते थे। अब ऐसा क्यों चलते थे, वो क्या कारण था, तो बहुत सारे कारण था एक देश से दूसरे देश में जाने का। ठीक है, हो सकता है कि उनको कुछ सीखना हो, कोई ज्ञान प्राप्ति करनी हो तो के लिए जाया करते थे, है ना, हो सकता है कि वो किसी काम की तलाश में जाया करते थे, कोई अवसर के लिए जाया करते थे, हो सकता है कि वो भैया आत्म शांति के लिए, मतलब उनको कोई सा धर्म पसंद आया था तो उसके लिए वो जाया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो जाया करते थे, और जब वो जाते थे तो साथ में बहुत सारी चीजों को भी लेके जाते थे। ऑब्वियस सी बात है यार, वो जाएंगे तो खाने पीने की चीजें भी तो लेके जाएंगे और भी काफी सारी चीजें वो लेके जाया करते थे। ठीक है, जैसे कोई माल लेके जाया करते थे वो, ताकि बिजनेस भी हो जाए उनका, कोई कला लेके जाया करते थे, उन्होंने कुछ बनाया है उसको ले जाके वहां बेच देते थे। ठीक है, या फिर जो है कोई विचार, कोई आइडिया उनके पास होता था तो उसको लेके जाया करते थे, धन मनी को लेके जाया करते थे, और यहां तक कि जब लोग इधर से उधर जाएंगे तो उनकी बीमारियां, उनकी कीटाणु, ये सब चीजें भी उनके साथ में जाया करती थी बच्चों। ठीक है,
हमको वर्तमान समय में ऐसे कई सारे प्रमाण मिले हैं जिसमें यह पता चलता है कि पहले के जमाने में भी बहुत अच्छा खासा व्यापार हुआ करता था, मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था बच्चों। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपके सामने एक पिक्चर आई है ये वाली, ठीक है, इसको बोलते बेटा कोड़ी। आपने सुना होगा ये, है ना, जैसे किसी को बोलते ना ऐसे, बहुत आपने डायलॉग सुना होगा, तेरी तो 2 कोड़ी की औकात नहीं है। तो वो कोड़ी पता है क्या है? वो ये कोड़ी है। ये कहां मिलती है? अभी भी आपने कहीं देखा हो, शंख सीपी समुद्र के किनारे देखने को बहुत मिल जाता है। तो मतलब पहले के जमाने में इसी को हम करेंसी मानते थे, मतलब जो हमारा रुपया है ना, आज जो रुपया काम करता है ना, वैसे ही पहले ये करेंसी हुआ करता था। इसकी मदद से जो है हम अलग अलग देशों के बीच में व्यापार करते थे। मतलब हम मान लो एक कोड़ी दी, एक कोड़ी के बदले हमने उधर से कुछ सामान ले लिया, इस तरीके से हम बिजनेस किया करते थे, है ना। तो इस कोड़ी की मदद से बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था, मतलब बहुत सारे देशों के बीच में इसकी वजह से जो है व्यापार हम करते थे। अब समझते हम लोग रेशम मार्ग मतलब सिल्क रूट और उससे जुड़ती हुई दुनिया को बच्चों। ठीक है, तो जो सिल्क रूट था, जो रेशम मार्ग था, वो पर्टिकुलर कोई एक ही रास्ता नहीं था, वो बहुत सारे रास्तों का एक नेटवर्क था, मतलब एक जाल था, मतलब बहुत सारे रास्ते आपस में मिलकर एक रेशम मार्ग बनाते थे। देखो ना, ये दिख रहे हैं आपको, ये डार्क 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 जो रास्ते दिख रहे हैं, अपने इंडिया से भी जा रहा है, बहुत सारे रास्ते आपस में मिलकर एक रेशम मार्ग बनाते थे। इस मार्ग का उपयोग जो है व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए होता था बच्चों। ठीक है, अच्छा, तो ये मार्ग जो है, इस मार्ग से हमारी एशिया, हम एशिया में ही आते हैं, है ना, हमारे एशिया से जो है यूरोप जुड़ा हुआ था, है ना, अफ्रीका जुड़ा हुआ था, मतलब यही ऐसा रास्ता था जिससे एशिया जो है वो यूरोप और अफ्रीका से जुड़ा हुआ था बच्चों। ठीक है, रेशम मार्ग ईसाई युग से पहले 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। कब तक थे ये? 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे बच्चों। ठीक है, और इस मार्ग से बहुत सारी चीजें की यात्रा होती थी, मतलब बहुत सारी चीजें एक देश से दूसरे देश में जाया करती थी। ठीक है, कौन कौन सी चीजें थी? जैसे देखो, चीन से क्रॉकरी आइटम, ये होता है ना, चीनी मग्गे वगैरह, ये सब, है ना, ऐसे क्रॉकरी आइटम जो है वो जाया करते थे। ठीक है, कपड़ा जाया करता था। हमारी भारत से जो है ना, टेक्सटाइल, मतलब वही कपड़ा जाया करता था। चीन से सिल्क जाया करता था। बहुत सारे मसाले वगैरह जो है, मतलब ये चीन, और हम लोग एशिया में आते हैं, तो एशिया से यूरोप में ये सारा सामान जाया करता था, और बदले में यूरोप वाले हमको सोना और चांदी दे देते थे। ठीक है, अच्छा, अब देखो क्या है कि इस रास्ते पे, इसी रास्ते पे चीनी लोग जो थे, चीनी मतलब चाइनीज लोग, है ना, वो भैया सिल्क को ले जाया करते थे। सबसे ज्यादा किसको लेके जाया करते थे? सिल्क को, सिल्क का व्यापार करते थे। इसीलिए इस रास्ते का नाम भी सिल्क रूट पड़ गया, रेशम मार्ग पड़ गया, क्योंकि यहां से सिल्क बहुत जाया करता था। ठीक है, सिल्क रूट का इस्तेमाल व्यापार के अलावा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी होता था, है ना। जैसे जो ईसाई मिशनरी थे, ठीक है, जो मुस्लिम धर्म के प्रचारक थे, जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, वो सभी लोग इसी सिल्क रूट से होकर दूसरे देशों में जाया करते थे, अपने धर्म को प्रचार करने के लिए, फैलाने के लिए, है ना, और आध्यात्मिकता के लिए एक देश से दूसरे देश में ये जाया करते थे। कहने का मतलब ये है, बिजनेस के अलावा भी इसी रास्ते का, इसी सिल्क रूट का इस्तेमाल किया जाता था, और भी धार्मिक चीजों के लिए भी। इससे क्या होता था? दो अलग अलग देशों की संस्कृति आपस में जुड़ती थी बच्चों। ठीक है, अब हम समझते हैं भोजन की यात्रा को, मतलब कि स्पैगेटी और आलू की हिस्ट्री को समझेंगे बच्चों अपन। ठीक है, तो देखो, हम सबको ये तो पता चल गया है कि लोग जो है बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए बहुत लंबी लंबी यात्रा करते थे, देश विदेशों में, एक देश से दूसरे देश में आया जाया करते थे। ठीक है, जब लोग आया जाया करते थे तो उनके साथ उनका खाना भी जो है वो साथ में लेके चलते थे। इससे क्या होता था कि अलग अलग देशों का खाना जो है वो अलग अलग देशों में पहुंचता था। ठीक है, और लोगों को यह पता चल जाता था कि कौन सा देश जो है कौन सा खाना खाता है। इस तरीके से उनको खाने के बारे में ज्यादा जानकारी होने लग गई थी, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं मैं आपको कि ये जो हमारा चाइनीज है, ठीक है, जो हमारा जो हम खाते हैं नूडल्स वगैरह, ठीक है, ये आया कहां से था? चाइना से। ठीक है, लेकिन जब चाइना के लोग जो है वो भैया वेस्टर्न कंट्री में गए, है ना, वेस्टर्न कंट्री में जब गए तो वहां पर इसी नूडल का नाम क्या पड़ गया? स्पैगेटी। आइटम दोनों एक ही है, बस नाम अलग पड़ गया कि यहां पर तो नूडल बोलेंगे और वहां स्पैगेटी करके बोला जाता था। ऐसे ही हमने पास्ता खाया ना, वो जो पास्ता है वो अरब देश से निकला है। कहां से निकला है? अरब देश का है वो। ठीक है, लेकिन जब वो पास्ता इटली पहुंचा,
कहाँ पहुंचा? इटली पहुंचा। तो भैया इटली वाले लोगों ने उस पास्ते का नाम क्या रख दिया? सिसिली, ठीक है, सिसिली करके नाम रख दिया। वहां पर क्या रखा? सिसिली। मतलब चीज एक ही है, बस उसका नाम अलग अलग पड़ने लग गया बच्चों, ठीक है। ऐसे ही और भी जो नॉर्मल खाने पीने की चीजें हैं जिसको अभी हम नॉर्मल मानते हैं ना, कोई फास्ट फूड आइटम, चाइनीज आइटम, ये सब नहीं, नॉर्मल, जैसे कि मैं बताऊं आलू हो गया, ठीक है ना, सोयाबीन हो गई, मूंगफली हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, है ना, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, ठीक है, या शकरकंद हो गई। ये आज के टाइम पे तो हमको बहुत नॉर्मल लग रहा है, पर पहले के जमाने में ज्यादातर देशों को, यहां तक कि हमको भी इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं था, हम जानते ही नहीं थे इनके बारे में, ठीक है। वो तो भला हो एक आदमी का जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। ये क्रिस्टोफर कोलंबस की वजह से ही हमको इन सब चीजों के बारे में पता चला। कैसे पता चला? कि ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे भैया, ये थोड़े घुमक्कड़ आदमी थे, मतलब इनको घूमने फिरने का, एक्सप्लोर करने का, अलग अलग देश देखने का शौक था, ये घूमने जाया करते थे, एक्सप्लोरर थे ये बच्चों, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, एक तो ये 16वीं शताब्दी की बात है ना, 16th सेंचुरी की बात है। इन्होंने क्या करा भैया कि ये जो है अचानक से, मतलब ऐसे घूम रहे थे और इन्होंने जो है अचानक से जो है ये यूरोप से अमेरिका में आ गए। मतलब इनको पता नहीं था कि ये अमेरिका है, ऐसा पहले से इनको पता नहीं था, ये तो बस घूम रहे थे और इनको एक जगह मिल गई थी भैया, ठीक है, ऐसा। तो ये यूरोप से कहाँ आ गए? अमेरिका के अंदर आ गए थे। जब ये अमेरिका के अंदर आए तो इन्होंने देखा कि यार अमेरिका के अंदर तो बहुत सारे अलग अलग तरीके की लोग फसल उगाते हैं, उसको खाते हैं, जिसके बारे में हमारे देशों को, मतलब यूरोप और एशिया को तो पता ही नहीं है ना। तो इन्होंने यहाँ पर ये देखा, सीखा, समझा कि कैसे उगाते हैं, क्या करते हैं, और फिर भैया ये वापस से गए अपने देश यूरोप में, और वहां पर जाके भी बताया इन्होंने कि भैया देखो इस अमेरिका में तो एक आलू नाम की, पोटैटो नाम की चीज है, वो उगाई जाती है और उसको खाया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने यूरोप में बताया, फिर यूरोप से एशिया, मतलब हमारी तरफ भी आया। तो ऐसे करके हमको आलू के बारे में पता चला बच्चों, ठीक है। तो क्या हुआ कि देखो हमको पता कैसे चल रहा है, किसने बताया? बोलो, कोलंबस ने बताया, ठीक है ना, ऐसा। तो यह है आलू की हमारे देश में भी, फिर मतलब हमारे देश यूरोप के अंदर बहुत सारे आलू की हमको उगाना पड़ गया, आलू, बहुत आलू उगाया हमने और हमको एक प्रॉपर फूड मिल गया खाने के लिए, ठीक है। मतलब लोग खुश होने लगे कि यार बहुत जोरदार खाना मिल गया हमको, बढ़िया, इससे खाओ और मस्त जिंदगी जियो अपन, ठीक है। लेकिन जिस चीज को लेकर लोग खुश हो रहे थे ना, इसी आलू को लेकर लोग खुश तो हो रहे थे, पर यही आलू जो है बाद में लोगों के मौत का कारण बना। किसका कारण बना? मौत का। इस आलू की वजह से बहुत मौतें हुई बच्चों, ठीक है। कैसे मौतें हुई चलो समझते हैं। अब यूरोप के लोगों को आलू इतना पसंद आया कि भैया वो आलू ही आलू की फसल उगा रहे थे और कुछ उगा ही नहीं रहे थे, ले दे के उन्होंने आलू ही आलू की फसल उगाई। अब हुआ क्या भैया कि आलू की फसल पे जो है कोई बीमारी लग गई, उसकी वजह से आलू की फसलें हो गई खराब। अब जब खराब हो गई ना तो वहां सारी फसल सड़ गई, तो अब उनके पास खाने पीने का कुछ बचा नहीं, खाने पीने का नहीं बचा तो भैया वहां पर भूखमरी छा गई भैया, ठीक है। मतलब कि ये कब की बात है? ये 1845 से 1849 की बात है बच्चों। वहां पर भूखमरी और अकाल हो गया, जिसकी वजह से 10 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे लगभग, ठीक है। और उसी अकाल को हम लोग बोलते हैं आयरिश अकाल, मतलब कि आलू का अकाल भी उसको कहा जाता है, ठीक है। हम समझते हैं विजय बीमारी और व्यापार को, ठीक है। तो हमने इतना देख लिया है कि यूरोप ने जो है अमेरिका को और जो दूसरे देश है एशिया वगैरह की खोज कर ली थी। मतलब वो आए थे ना क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने भैया सब कुछ ढूंढ लिया था, ठीक है। अब क्या हुआ भैया, यूरोप को ये पता लग गया था, समुद्री रास्तों से ढूंढा था तो उनको पता लग गया था कि इस रास्तों से इन देशों में जाया जा सकता है। तो यूरोप ने सोचा कि क्यों ना चलो इनके साथ बिजनेस किया जाए, व्यापार किया जाए, ट्रेड किया जाए। वहां तक तो सब कुछ ठीक था, पर क्या हुआ, यूरोप के मन में जो है भाई साहब लालच आ गया। यूरोप ने सोचा कि यार ऐसा करता हूं, व्यापार तो सब अपनी जगह है, इनको लूट लेता हूं, इनको कब्जा कर लेता हूं, ठीक है। तो यूरोप ने जो है अमेरिका के ऊपर कब्जा करने की सोची, मतलब उपनिवेश स्थापित करने का फैसला किया। उपनिवेश का मतलब होता है कब्जा करना, सीधा सीधा सा, ठीक है। मतलब कि कॉलोनी बनाना, कब्जा करना होता है। तो उसने अमेरिका को कब्जा करने की सोची उसने। अब वो अमेरिका को क्यों लूटना चाहता था, क्यों कब्जा करना चाहता था? क्योंकि उस समय जो है अमेरिका बहुत अच्छा, समृद्ध, बहुत बढ़िया देश था, ठीक है। और वहां पर मतलब वहां पर अच्छी अच्छी फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। खाने पीने का बहुत बढ़िया काम था वहां पर, ठीक है। और यहां तक कि जो है वहां की जो जमीन है, वहां पे कई खदानों में से चांदी वगैरह, कीमती धातु वगैरह निकलती थी। और ये तक खबर थी भैया कि वहां पर एक राज्य, मतलब कोई सी एक जगह ऐसी है जिसका नाम है एल डोराडो, उसको सोने का शहर बोला जाता था। वहां बहुत सारा सोना हुआ करता था। तो अब ये सब चीजें देख के इस यूरोप के मन में तो लालच जाग गया ना। इसने सोचा यार अब तो कैसे भी करके मेरे को इस अमेरिका के ऊपर
कब्जा करना है, ठीक है। तो इसने रणनीति बनाई। अब इसने रणनीति क्या बनाई, इसने सोचा कि अरे काम करता हूं मैं, है ना, मेरे को अमेरिका के ऊपर कब्जा करना है। तो इसने एक रणनीति बनाई, कब, वो भी मध्य 16वीं शताब्दी के टाइम पे, है ना। इसने क्या करा, अमेरिका को कब्जा करने के लिए इसने कोई हथियारों का यूज नहीं करा, ठीक है। हथियार थे ही नहीं ना इसके पास, इतनी चीजें थी ही नहीं, ठीक है। तो इसने हथियारों का यूज नहीं किया, इसने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लगाए, कोई मिलिट्री नहीं भेजी, कुछ नहीं करा इसने बहुत सिंपल सा काम कर दिया भाई साहब। इन्होंने जो है वहां पर बीमारियां फैला दी, अमेरिका के अंदर बीमारियां फैला दी, रोगाणु, विषाणु, कीटाणु, सब बीमारी। कौन कौन सी बीमारी फैलाई भैया, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो है बीमारियां फैला दी। अब अमेरिका के जो लोग थे उनका इम्यून सिस्टम कमजोर था। क्या था, इम्यून सिस्टम कमजोर था बेटा वहां कर, ठीक है। तो उस इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से वो फटाक से इस बीमारी की चपेट में आ गए। कौन सी बीमारी की बात कर रहा हूं, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स हो जाता है ना, चिकन पॉक्स वगैरह, उसकी चपेट में आने की वजह से कई लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई भैया, ढेर लग गए, इतनी मौतें हो गई। और इस तरीके से जो है यूरोप ने अमेरिका के ऊपर कब्जा कर लिया बेटा वहां पर, ठीक है। पर यूरोप जो है वो अभी भी खुश नहीं था, इतना सब कर लिया फिर भी खुशी नहीं मिल रही थी उसको। क्यों नहीं मिल रही थी, क्योंकि खुद की देश में लंका लगी पड़ी हुई थी बेटा। वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से जो है वहां पे बहुत सारी समस्याएं हो रही थी, है ना। कौन कौन सी समस्या, जैसे वहां उसके खुद की बहुत सारी बीमारियां हुई पड़ी हुई थी, ठीक है। वहां के लोगों के बहुत बीमारियां हो रही थी, है ना। वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा थी, वहां पर धार्मिक संघर्ष बहुत ज्यादा, मतलब आपस में लोग धर्म के नाम पे लड़ाइयां कर रहे थे, इस तरीके की चीजें वहां पर बहुत ज्यादा हो रही थी, ठीक है। ऐसा तो अब क्या हुआ, यहां तक तो ठीक है, यूरोप और अमेरिका की बात तो समझ में आई, है ना। अब क्या था भैया कि जो चाइना था ना, चीन, है ना, 18वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, 18वीं शताब्दी में चीन और भारत भाई साहब बहुत अमीर देश हुआ करते थे, है ना। मतलब दुनिया का सबसे अमीर देश थे दोनों, भारत और चीन दोनों के दोनों, ठीक है। अब जब इनको पता लगने लग गया, चीन को जब ये पता लग गया कि यार ये यूरोप तो ऐसा काम कर रहा है कि दूसरों के देश में घुस के जो है बीमारियां फैला रहा था, हर देश वाला डरेगा कि डरेगा आपस में। तो चीन वाले भाई साहब जो है वो डर गए, उन्होंने कहा भाड़ में जाए, इनसे कोई व्यापार नहीं करना, कुछ नहीं करना किसी भी देश से, हमको तो अपने आप से अलग रहना है भैया। तो इन्होंने सब देशों से संबंधित तोड़ लिए, कुछ भी नहीं, मतलब कोई लेन देन नहीं करेंगे, तुम दूर रहो भैया, तुम्हारी बीमारी हमको नहीं चाहिए। जैसे अभी अपने यहाँ हुआ था ना कोरोना के टाइम पे, जो है सारी चीजें बंद कर दी गई थी ना, कि चीन अलग रह गया था, क्योंकि चीन से कोरोना आया था, तो इसलिए चीन को अलग कर दिया था कि नहीं भैया इससे कुछ लेना देना नहीं करना, वरना अपने भी लफड़ा फंसेगा, ठीक है। ऐसे ही उस समय चीन ने भी यही काम किया और वो अलग हो गया भैया, ठीक है। अलग होने की वजह से अब होता क्या था, चीन से बहुत ज्यादा ट्रेड होता था, चीन से बहुत व्यापार होता था अलग अलग जगह पे। अब जिस जगह से इतना व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, और वही हट जाए तो इसका लाभ किसी दूसरे देश को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो इसकी वजह से जब ये हट गया, इसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, तो भैया इस चीज का फायदा मिला अमेरिका को, है ना। थोड़ा बहुत फायदा अमेरिका को भी मिला, है ना, अमेरिका की भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। और एक और फायदा, सबसे ज्यादा जो फायदा मिला, जो ट्रेड सेंटर है, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मतलब कि जो विश्व व्यापार का जो केंद्र है वो यूरोप बन गया। मतलब सारा लेन देन वहीं से ज्यादातर होने लग गया। क्यों, क्योंकि चीन पीछे हट गया था वहां से, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे 19वीं सदी, मतलब कि 1815 से लेकर 1914 के बीच में जो वैश्वीकरण है उसमें क्या क्या बदलाव हुए, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या हुआ कि भैया 19वीं सदी के अंदर जो दुनिया है वो बहुत तेजी से, मतलब बहुत फास्ट चेंज हो रही थी, है ना। लगातार उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कौन कौन से परिवर्तन हो रहे थे, आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, मतलब पैसों से रिलेटेड परिवर्तन हो रहे थे, राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे, तकनीकी रूप से टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही थी, है ना, उस हिसाब से परिवर्तन हो रहे थे। यहां तक कि लोग जो है बाहरी देशों के साथ में संबंध स्थापित कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी 19वीं सदी में, है ना। और उसी समय इसी 19वीं सदी के अंदर जो है बेटा 3 तरीके के प्रवाह हो रहे थे, है ना, 3 फ्लो हो रहे थे। कौन कौन से फ्लो, सबसे पहला था व्यापार का प्रवाह, मतलब बहुत अच्छा खासा व्यापार हो रहा था। दूसरा था श्रम का प्रवाह, है ना, मतलब काम भी बहुत ज्यादा निकल रहा था। और तीसरा था पूंजी का प्रवाह, मतलब लोग जो है पूंजी को एक देश से दूसरे देश में लेके जा रहे थे। व्यापार में किन किन चीजों का प्रवाह सबसे ज्यादा था, जैसे गेहूं का हो गया, कपड़े का हो गया, ऐसी कुछ चीजों का व्यापार सबसे ज्यादा हो रहा था, है ना। श्रम में क्या हो रहा था, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, ठीक है, पैसा कमाने के लिए। और पूंजी का प्रवाह क्यों, लोग भैया एक देश से दूसरे देश में जा रहे थे पूंजी को ट्रांसफर करने के लिए, वहां इन्वेस्ट करते थे वो। इस तरीके से ये 3 प्रवाह सबसे ज्यादा हो रहे थे।
अगला टॉपिक है हमारा विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा था कि पहले लोग ये सोच रहे थे कि हर एक देश को कैसे भी करके अपने खुद के लिए इतना अनाज पैदा कर लेना चाहिए कि उनको किसी और दूसरे देश की जरूरत ही नहीं पड़े। मतलब वो अनाज के लिए, खाने पीने के लिए सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, आत्मनिर्भर होना चाहते थे, है ना, उससे किसी और की जरूरत पड़ती ही नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, है ना। हो क्यों नहीं पाया, क्या कारण है? पहले तो लोग ये सोचते थे कि आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी ये सोच बदल गई और वह आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। अब वो क्यों नहीं हो पाए, चलो उसको समझते हैं। तो हुआ क्या कि जो ब्रिटेन है ना, जो कि एक यूरोप का एक देश है, वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी बच्चों। ठीक है, अब जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से वहाँ खाने पीने की डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। ऑब्वियस सी बात है ना, ज़्यादा लोग होंगे तो खाना भी बहुत ज़्यादा चाहिएगा वहाँ पर। ठीक है, तो हुआ क्या वहाँ के कि वहाँ का जो जमींदार थे ना भैया, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से बोला कि आप जो है भैया, जो इम्पोर्ट करते हैं ना अपन, मतलब आयात जो करते हैं खाने का दूसरे देशों से, उसको आप बंद कर दो। मतलब दूसरे देश के लोगों का खाना अपने देश में मत आने दो। ऐसा इन लोगों ने क्यों बोला? इससे इनको फायदा था, इनके पास बहुत सारी जमीनें थी, ये जमींदार थे, इनके पास बहुत सारी जमीनें होने की वजह से क्या है कि भैया ये खुद ही फसल उगाएंगे, खुद अनाज उगाएंगे और अपने मनचाहे दामों पर ये बेचना चाहते थे और इससे इनको प्रॉफिट था। तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार को बोला कि देखो आप जो है एक काम करो, जो विदेश से खाना मंगा रहे हो, आप जो अनाज मंगा रहे हो, उस सबको बंद कर दो। तो ब्रिटिश सरकार ने इनकी बात मान ली और एक नियम निकाल दिया, एक कानून बनाया जिसको बोलते हैं कॉर्न लॉ। लॉ का मतलब कानून, LAW। ठीक है, तो इन्होंने कानून बना दिया कॉर्न लॉ। उसके अंदर यह बोला गया कि भैया हम विदेश से कुछ भी आयात नहीं करेंगे, खाने पीने की चीजों का कोई आयात नहीं करेंगे। ठीक है, तो भैया आयात नहीं करने से इनने सोचा कि भैया इन जमींदारों को भी फायदा हो जाएगा और हम यही चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर रहे, खाने पीने में किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, तो वो दोनों काम हो जाएंगे, है ना। ऐसा करके इन लोगों ने सोच लिया कि ऐसा हो जाएगा। पर क्या हुआ कि भैया ये जो ब्रिटेन था ना, वहां पर धीरे धीरे खाने पीने की चीजें और ज्यादा, मतलब डिमांड बढ़ने लग गई कि और खाना चाहिए। अब डिमांड बढ़ रही थी तो पैसा और, मतलब छोटी मोटी चीजों के लिए भी महंगाई वाला हो, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई वहां पर। उससे क्या हुआ कि भैया आप एक नॉर्मल रोटी भी खरीदने जाओगे या कुछ भी चीजें खरीदने जाओगे ना, उसमें बहुत पैसा खर्च हो रहा था। तो अब यार सोचो, हर छोटी छोटी चीज के लिए इतना ज्यादा पैसा खर्च होगा तो बेचारे लोग तो जो है वो तो परेशान हो जाएंगे ना। खाने पीने की चीजों के लिए इतना पैसा देना पड़ रहा है तो बेचारे लोग परेशान होने लग गए। तो लोगों ने फिर बोला कि नहीं यार देखो, आप जो है, आपने जो सरकार से बोला है ना कि आपने जो ये नियम लगाया है ना, कौन सा वाला, कॉर्न कानून आपने जो लगाया है, आप इसको हटाओ। सरकार से क्या बोला उन्होंने कि आपने जो कॉर्न कानून लगाया है आप इसको हटाओ। और ब्रिटिश सरकार ने भैया इनकी बात भी मान ली कि वाह ठीक है चलो हटाओ, इतनी तकलीफ हो ही रही है तो हटाने में ही सारे है ना। तो फिर जब ये हटाया गया कॉर्न कानून तो उससे क्या क्या हुआ, मतलब उसके क्या क्या इफेक्ट हुए, तो देखो उससे क्या इफेक्ट हुए कि भैया एक तो भोजन को ब्रिटेन की तुलना में बहुत सस्ते में, मतलब अब आयात चालू हो गया तो ब्रिटेन की तुलना में भोजन बहुत सस्ते में मिलने लग गया, मतलब सस्ते में खाना आने लग गया बाहर से। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटेन के जो लोग थे उन्होंने भैया खेती करना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि खेती नहीं कर, उनको कोई फायदा ही नहीं मिल रहा था ना, उनसे सस्ता खाना कहीं और से आ रहा है तो इनका खाना कौन खरीदेगा। तो उन्होंने खेती करना ही बंद कर दिया, उनके खेत वेत सब ऐसे ही छोड़ दिए उन्होंने। ठीक है, वहां पे कोई खेती नहीं हो रही थी और कुछ काम भी नहीं हो रहा था। अब काम नहीं हो रहा था तो लोगों के बीच में बेरोजगारी बढ़ेगी। अब लोगों के बीच में बेरोजगारी बढ़ेगी भैया तो हजारों लोग जो है फिर जाएंगे ना वहां से, तो हजारों लोग वहां से पलायन कर गए, चले गए कि भैया यहाँ पे तो रहने से कोई मतलब ही नहीं, हमारा तो घर खर्चा ही नहीं चल रहा। ठीक है, अब क्या हुआ, इसी बीच में ये जो मध्य शताब्दी 19वीं शताब्दी की बात है, 19वीं शताब्दी के बीच में हुआ क्या कि ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक विकास अच्छे स्तर पे होने लग गए। औद्योगिक विकास ज्यादा होने से क्या हुआ, लोगों के पास पैसा आ गया। लोगों के पास पैसा आ गया तो लोग जो है खाने पीने की डिमांड करने लगे और अच्छे से अच्छा खाना डिमांड करने लग गए। अब ये बात जो है दूसरे देशों को पता थी कि यार भैया ईस्ट यूरोप हो गया, जैसे है ना, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन लोगों ने सोचा कि अब यार लोग जो है ब्रिटेन के डिमांड कर रहे हैं खाने पीने की चीजों को, एक काम करते हैं, अनाज की डिमांड चल रही है, हम फटाफट से अपने खेतों को साफ सफाई कर लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाते हैं और वहां से ब्रिटेन पहुंचाएंगे। ठीक है, अब जब इन्होंने सोचा कि चलो ब्रिटेन पहुंचाना है तो पहुंचाएं कैसे, वो ट्रांसपोर्टेशन तो होना चाहिए ना। तो फिर वहां पर क्या हुआ भैया, बहुत सारी रेलवे लाइन बिछाई गई जो कि पोर्ट्स को जोड़ती थी, मतलब बंदरगाह को, बंदरगाह होते हैं ना वो समुद्र के किनारे जहाज वगैरह आते करते हैं, तो उन सबको कनेक्ट किया गया पूरा। ठीक है, ऐसा एक काम ये किया गया। दूसरा क्या हुआ कि नई नई सिटीज डेवलप की गई, जैसे कि लंदन हो गया, इस तरीके की सिटी डेवलप की गई। और उस समय लंदन जो है वो भैया वहां का वित्तीय राजधानी बन गई थी और वहां पे अब लोगों को दिख रहा है कि जगह डेवलप्ड हो रही है तो लोगों ने बहुत पैसा वहां पे इन्वेस्ट भी किया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है,
तरक्की सबको चाहिए, है ना। फिर उसी समय क्या हुआ कि जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में श्रमिकों की कमी पड़ने लग गई, मतलब वहां पे काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे थे, है ना। वहां काम तो हो गया था लेकिन वहां काम तो खूब था पर काम करने वाले नहीं मिल रहे थे। तो ब्रिटेन के लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, हम लोग जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो काम की कमी पड़ रही थी और वहां काम था, तो लोग वहां चले गए कि वहां जाके काम करेंगे और अपना घर चलाएंगे। तो इस तरीके से 50 मिलियन लोग यूरोप से अमेरिका चले गए थे, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड वाइड जो है 150 मिलियन लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन कर गए थे काम की तलाश में। अब हम समझते हैं तकनीकी की भूमिका को, मतलब कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल था। तो देखो 19वीं शताब्दी के अंदर 3 मेजर आविष्कार हुए थे, मतलब 3 प्रमुख आविष्कार हुए थे। एक था कि वहां पर रेलवे आ गई थी भैया, है ना। दूसरा वहां पर जहाज बन गए थे और तीसरा जो है टेलीग्राफ का वहां पर आविष्कार हुआ था बच्चों। और ये तीनों प्रमुख आविष्कार थे, इनके अलावा भी छोटे मोटे हुए थे पर 3 मेन यही थे, है ना। इनकी वजह से भैया वहां की हालत बहुत ज्यादा बदल गई थी, एकदम दुनिया ही बदल गई थी वहां की, ठीक है। सोचो ना आज हमारे पास रेलवे नहीं हो तो हमारे कितनी दिक्कत हो जाए। बस उस समय जो है ये सारी की सारी चीजें आ गई थी उनके पास में, ठीक है। अब हुआ क्या कि पहले वहां पे 1870 से पहले जो है अमेरिका यूरोप को मांस भेजता था। यूरोप में खाने पीने के लफड़े थे तो अमेरिका जो है यूरोप को मांस भेजा करता था, ठीक है। तो वहां पर वो जो मांस भेजता था ना, वो भेजता था जहाजों के अंदर। तो वो क्या करता, जो जिंदा जानवर होते थे उनको उन जहाजों में ठूस देता था, भर देता था जिंदा जानवरों को और उनको जो है वो यूरोप में भेज देता था, ठीक है। अब यूरोप जब वो जानवर पहुंचते थे, यूरोप जाके उन जानवरों को काटा जाता था और फिर वहां पे उसको बेचा जाता था बाजार में, ठीक है। ऐसा। अब इसमें एक समस्या थी। इसमें क्या समस्या थी भैया कि भैया ये जब जिंदा जानवर ऐसे भेजते थे तो एक तो जगह बहुत ज्यादा घेर लेते थे, दूसरी बात जानवर जो है इतने दिनों तक जहाज में चलते थे तो उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, कुछ इन्फेक्शंस हो जाते थे। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे जानवर जो है बीमार हो जाते थे, है ना। फिर उनका मांस जो है वहां के लोग खाते थे और वो भी बीमार हो जाते थे। तो कुछ इस तरीके की समस्या होती थी और दूसरा वो महंगा भी पड़ता था उनको, ठीक है। ऐसा मतलब ज्यादा डिमांड हो रही थी तो महंगा भी बहुत ज्यादा पड़ रहा था। तो फिर क्या हुआ भैया कि वहां पे 1870 के बाद में फ्रिज, जो रेफ्रिजरेटर बोलते हैं ना जिसको अपन, उसका आविष्कार हुआ। जब उसका आविष्कार हुआ तो उससे क्या हुआ कि भैया उन लोगों ने ऐसे जहाज बना लिए जिसमें फ्रिज हो, मतलब रेफ्रिजरेटर वाले जहाज बना लिए। अभी भी होती है ना अपने यहाँ पे आइसक्रीम आती कि नहीं आती है उस ट्रकों के अंदर, तो पूरे में ऐसी होता है ना उसके अंदर कोल्ड स्टोरेज, ऐसे वाले उन्होंने वहां पे जहाज बना लिए। अब उससे क्या हुआ कि वो जो जानवर, जो जिंदा जानवर जो भेजते थे उनको पहले वो अमेरिका में ही काट लेते थे। क्या करते थे, उन जानवरों को अमेरिका में काट देते थे। जब वो काट देते थे तो स्पेस कम हो जाता था, क्योंकि वो मांस बन गया ना, तो मांस बन गया तो स्पेस कम हो गया। जब स्पेस कम हो गया तो उसको जो है फिर वो वहां से यूरोप में जहाज के थ्रू भिजवा देते थे। तो इससे क्या होता था, एक तो उनके वो स्पेस बच गई, है ना, स्पेस बच गई। दूसरी बात जो उनका मीट है जो भेज रहे हैं इधर से उधर, वो भी भैया वो फ्रीज में होने की वजह से खराब नहीं होता था, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने काफी सारी चीजें जो है अमेरिका से यूरोप में भेजा और यूरोप के लोगों को जो है मांस खाने को मिल गया, ठीक है। हम समझते हैं 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद को बच्चों, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा था कि 19वीं सदी के अंत में जो है व्यापार जो है वो बहुत अच्छा खासा चल रहा था, खूब फल फूल रहा था और बाजार जो है वो भी अच्छे खासे फैल रहे थे, मतलब टोटल बिजनेस वगैरह सब चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, है ना। उसके बावजूद भी लोग जो है वो खुश नहीं थे भैया। क्यों खुश नहीं थे, क्योंकि लोगों को जो है अल्टीमेटली नुकसान ही हो रहा था, उनसे उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही थी, है ना। उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। कौन कर रहा था, यूरोप कर रहा था। यूरोप के कई बहुत सारे देश मिलकर वो क्या करते थे, दूसरे देशों को कब्जा कर लेते थे, उपनिवेशवाद फैला रहे थे वहां पर, जिसकी वजह से ये लोग जो है उदास हो रहे थे, है ना। अत्याचार होएगा तो कौन खुश रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। देखो इसका एक एग्जांपल भी बताता हूं आपको, जैसे अफ्रीका, ठीक है। अब अफ्रीका के साथ क्या हो रहा था भैया कि अफ्रीका के ऊपर बहुत सारे कई यूरोपीय देशों का कब्जा था, ठीक है। तो वो सब इसको हड़पना चाह रहे थे, सारे के सारे सोच रहे थे हम इस पे राज करेंगे, हम इस पे राज करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास में अच्छे खासे संसाधन थे, है ना, फसल वगैरह अच्छी थी, सब बढ़िया था यहाँ पर, इसलिए तो सब लोग इसको हड़पना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या करा भैया, बहुत सारे देशों ने एक मीटिंग रखी। कहां पे मीटिंग रखी, बर्लिन के अंदर एक मीटिंग रखी बेटा, है ना। और मीटिंग किस बारे में थी, मीटिंग इस बारे में थी कि इस जो अफ्रीका है इसके ऊपर हम सब कब्जा करना चाहते हैं, तो इसके रिसोर्स, इसके जो संसाधन है उसका हम उपयोग कैसे करेंगे। मतलब हम ये सभी लोग जो है यूरोप के जो अलग अलग देश है वो इसके ऊपर अपनी हिस्सेदारी चाहते थे। कोई बोलता था मेरे को ये हिस्सा दे दो, कोई मेरे को ये बोलता था, लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे उनमें,
इसलिए भैया वहां पर एक मीटिंग की गई, ठीक है। तो अफ्रीका को विभिन्न यूरोपीय शक्तियों में विभाजित करने के लिए, मतलब अलग अलग बांटना चाह रहे थे अफ्रीका को, इसलिए इन्होंने ये एक मीटिंग करी थी बेटा, ठीक है। तो हम समझते हैं बच्चों रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग को। अब ये क्या है, ये एक तरीके की बीमारी है जो कि भैया अफ्रीका के अंदर जो जानवर थे उनमें फैली थी। अब ये कैसे फैली थी, इसका क्या हिस्ट्री है, चलो उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग अफ्रीका की हिस्ट्री को समझते हैं, है ना, कि भैया बहुत पुराने समय में ये जो अफ्रीका था ना, ये बहुत बढ़िया एकदम विशाल महाद्वीप हुआ करता था। यहाँ की जनसंख्या भी कम थी और संसाधन बहुत सारे, खनिज बहुत सारे थे, इसकी जमीन में खूब सारी धातुएं हुआ करती थी जो काम की थी। ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें यहाँ पर हुआ करती थी बच्चों, ठीक है। फसल भी बहुत अच्छे अच्छे उगते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो यूरोप था ना, इन यूरोप भाई साहब की नजर पड़ गई इनके ऊपर, ठीक है। और उन्होंने सोचा कि कैसे भी करके जो है मैं तो अफ्रीका के ऊपर कब्जा करूंगा, इनको लूटूंगा मैं, क्योंकि इनके पास तो बढ़िया बढ़िया चीजें। तो ये यूरोपियन लोग जो है इस अफ्रीका को लूटने के लिए आए थे, ठीक है। अब जब ये लूटने जा रहे हैं, कब्जा करने जा रहे हैं, तो अब डायरेक्ट बोलेंगे थोड़ी ना, कुछ तो चालाकियां लगाएंगे ना, रणनीति करेंगे कैसे ना कैसे कब्जा करने के लिए। तो इन्होंने क्या चालाकी लगाई, इन्होंने भैया ये सोचा कि इन अफ्रीका के अंदर जाएं अपन, ठीक है। ये लोग अफ्रीका में आए, है ना, और अफ्रीका में आकर इन्होंने ये बोला कि देखो तुम्हारे पास में जो खनिज है ना, उसको हम जमीन में से निकालेंगे और उसको जो है हम दूसरे देशों में निर्यात करेंगे। निकालने का काम हम कर देते हैं, हम हेल्प करते हैं तुम्हारी, हम तुमको जो ऐसी टेक्नोलॉजी देते हैं और उससे हम जमीनों से वो खनिज निकालेंगे और हमारे यूरोपीय देश में जो है इसका निर्यात करेंगे, जिससे तुमको भी पैसा मिलेगा और तुम्हारा भी बहुत काम होगा, ठीक है। ठीक है भैया, इनकी सोच ये थी, है ना। पर क्या हुआ कि जब इनको खनिज निकालना था तो लेबर की तो जरूरत पड़ेगी, सही ना। तो यहाँ पे वो अफ्रीका के अंदर लेबर ढूंढने लगे। अब उनको कोई भी लेबर ही नहीं मिले, क्यों? क्योंकि अफ्रीका के लोगों के पास में अच्छा खासा पैसा था, उनकी जिंदगी बड़ी आसानी से मजे में कट रही थी, वो ज्यादा माथा पच्ची नहीं करते थे, ज्यादा काम करना पसंद नहीं करते थे वो, ठीक है। अब वहां पे उनको कोई लेबर ही नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, तो इन लोगों को गुस्सा आ गया। इन लोगों को गुस्सा आ गया तो इन्होंने क्या करा, इन अफ्रीकी जो लोग हैं इनको मजबूर करना स्टार्ट कर दिया, मतलब मजबूर कर दिया इन मजदूरों को काम करने के लिए। कैसे मजबूर करा, इन्होंने भैया बहुत भारी टैक्स लगा दिया इनके ऊपर, कर लगा दिया, कर मतलब टैक्स जोड़ दिया इन लोगों के ऊपर में, ठीक है। वो मैंने बोला ना, वो आए कब्जा करने के लिए ही थे, तो कब्जा कैसे कर रहे थे, वो फिर दादागिरी करने लग गए होंगे और टैक्स लगाने लग गए होंगे। तो भैया उन्होंने टैक्स लगाया। अब जिसका भुगतान जो अफ्रीकी लोग कर ही नहीं पा रहे थे, अगर उनको करना है तो कैसे, या उनको काम करना पड़ेगा, टैक्स लग गया तो काम करना पड़ेगा, जब जाके उस टैक्स का भुगतान होगा, तो इसलिए टैक्स लग गया, है ना। दूसरी बात, उन्होंने क्या नियम निकाला, दूसरा नियम, कि जिसकी जमीन है, मान लो जिसके पापा दादा की जमीन है, तो वो जो पापा की जमीन है ना, उसमें से भैया एक ही जने को उसका मतलब एक ही उत्तराधिकारी होगा। मान लो उसके 3 बेटे हैं, ठीक है, तो एक ही बेटा जो है उस जमीन का मालिक होगा और दोनों का उन पे कोई अधिकार नहीं होगा, तो वो दोनों फ्री हो जाते हैं, है ना। दोनों के पास फिर जब कुछ भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती, जमीन नहीं होती, तो उनको काम करना ही पड़ेगा। तो वो अपने आप जब वो काम करेंगे तो वो इनके अंडर हो जाएंगे और वो गुलाम हो जाएंगे भैया, तो कब्जा हो जाएगा ना अपने आप। तो इनकी पूरी ये चालाकी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा सारा काम करा बच्चों, ठीक है। और वो क्या करते थे कि जो भी लोग काम भी करते थे ना, जो भी मजदूर काम करते थे, उनको पर्टिकुलर एक परिसर में, मतलब एक जगह बना रखी थी, उतनी जगह में ही उनको रखते थे वो। क्यों? ताकि वहां से वो मजदूर कभी भाग ना जाए, कभी विद्रोह ना कर दे, इसलिए उनको उस पर्टिकुलर एरिया में ही रखते थे ताकि वो ढंग से काम करे और कोई भागे नहीं वहां पे। तो इस तरीके से इन यूरोपियन ने जो है इन अफ्रीका को धीरे धीरे कब्जे में ले लिया था बच्चों, ठीक है। 1880 के दशक के दौरान क्या हुआ कि अफ्रीका के अंदर एक भयंकर बीमारी फैल गई, अफ्रीका के जानवरों के अंदर, जिस बीमारी का नाम था रिंडर पेस्ट, ठीक है। अगर इसको हम हिंदी में समझें तो जैसे हमारे यहाँ पे प्लेग फैला था ना, उसी तरीके से जानवरों के प्लेग, मवेशी के जो प्लेग है, मवेशी मतलब जानवर, उसके जो प्लेग हैं उसको हम रिंडर पेस्ट बोलते हैं, ऐसे समझ लो आप तो, ठीक है। तो हुआ क्या भैया कि इस अफ्रीका के ऊपर बहुत सारे यूरोप के जो सैनिक थे, सोल्जर, वो यहाँ पर थे। अब ये लोग मीट वगैरह खाया करते थे, तो इनके लिए जो मीट है वो भैया दूसरी जगह से, यूरोप के जो दूसरे देश है वहां से जानवर भेजे जाते थे इनके लिए, ठीक है। तो जब दूसरे जानवर जब यहाँ आए ना, तो इन जानवरों में ये जो जानवर थे इन्फेक्टेड थे, मतलब इसमें कोई ना कोई वायरस, ये संक्रमित थे ये जानवर, ठीक है। तो जब ये जानवर यहाँ अफ्रीका में आए ना, तो इन्होंने भैया बहुत सारे जानवरों में संक्रमण फैला दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जानवर बीमार पड़ गए बच्चों। मतलब बहुत सारे लोग जब इन्फेक्टेड हो गए ना, ये बीमारी बहुत सारे जानवरों में फैल गई। उससे क्या हुआ कि 90% से ज्यादा जानवर जो है वो मर गए भाई साहब।
अब अफ्रीका जो है उसकी आजीविका जो है वो जानवरों के ऊपर डिपेंड करती थी। अब उसके जानवर ही मर गए तो भैया उनकी आजीविका खतरे में आ गई। अब खाने पीने के फोड़े पड़ जाएंगे अगर आजीविका खतरे में आ जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, कैसे भी करके मजबूर होके भाई साहब इन लोगों को मजदूरी करनी पड़ रही थी। मजदूरी किस चीज में, इनको भैया वो माइनिंग जो खाने है ना, खदानों में काम करना पड़ रहा था, लेबर वर्क करना पड़ रहा था, तो मजबूर कर दिया गया था इनको इस तरीके से। ठीक है, अब हम समझते हैं बच्चों भारत से अनुबंधित श्रमिकों के जाने को बच्चों। ठीक है, तो इससे पहले हम ये समझेंगे कि गिरमिटिया श्रम क्या होता है और बंधुआ श्रम क्या होता है। देखो होता क्या है भैया कि श्रमिकों का एक ऐसा प्रकार जिसमें लोगों को एक निर्धारित समयावधि के लिए ठेके पर रखा गया हो, ठीक है, और काम हो जाए और फिर हटा दो इनको, मतलब कोई परमानेंट जॉब नहीं है, कुछ फिक्स टाइम के लिए रख लिया, अपना काम हुआ, बाकी जाओ भाड़ में। ठीक है, वो वाला काम है, इसको हम बोलते हैं गिरमिटिया श्रम बच्चों। ठीक है, तो हो क्या रहा था हमारे देश में 19वीं शताब्दी की बात है ये, हमारे देश में से बहुत सारे मजदूरों को जो है पलायन करना पड़ रहा था बेटा। मतलब कि उनको हमारा देश छोड़ के दूसरी जगह पर या अपनी जगह छोड़ के, जहां पे भी ये रहते होंगे उनको अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा था। अब ये क्यों जाएंगे बेचारे, इनकी भी तो कोई ना कोई मजबूरी रही होगी ना, जब भी तो ये परेशान होके बेचारे अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं। तो इनके साथ क्या हुआ भैया इन्होंने इसलिए पलायन करा क्योंकि जहां पर ये रहते थे उस एरिया के जो कुटीर उद्योग थे, जो लघु उद्योग थे, वो गिरावट आ गई उनमें, मतलब वो चल नहीं रहे थे ढंग से, वो उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने इनको बाहर निकाल दिया वहां से। ठीक है, दूसरी बात, जमीन का किराया बढ़ गया था। अब कुछ लोग ऐसे थे जो लीज पे जमीन लेकर, मतलब किराए पे जमीन लेते थे और उस पर खेती करके अपना काम चलाते थे। पर हुआ क्या कि वो जो जमीन जो किराए पे मिलती थी उसके किराया ही बढ़ा दिया, तो बेचारे इन लोगों से खर्चा नहीं निकले, उसका खर्चा नहीं निकले तो इनको मजबूरन जो है जाना पड़ गया। ठीक है, और क्या हुआ कि जिनकी खुद की भी जमीन थी कुछ लोगों की, उस जमीन पे जो है वृक्षारोपण कर दिया गया, पेड़ उगा दिए गए वहां पर। सोचो आप, जबरदस्ती कितनी भयंकर। उस समय हमारे इस पे जो है ब्रिटिश सरकार का राज था, ये सब ब्रिटिश सरकार के राज में, अंग्रेजों के राज में हो रहा था भाई साहब ये सारी चीजें। तो इन लोगों ने वहां पे जबरदस्ती पेड़ वगैरह उगा दिए। ठीक है, और वहां की इनकी जमीनों को साफ कर दिया ताकि ये खेती भी नहीं कर पाए, तो है ना। तो इन सब तरीकों से बेचारे इनके खर्चे नहीं निकले, इनके किराए नहीं निकले, तो परेशान होकर मजबूरन में मजदूरी करना ही इनके पास एक ऑप्शन बचा, तो इनको पलायन करना पड़ गया मजदूरी करने के लिए, है ना। तो कुछ लोग जो है भाई साहब कैरेबियाई द्वीप में चले गए। ठीक है, कुछ लोग जो है मजदूरी करने के लिए फिजी में चले गए और कुछ लोग जो है मॉरिशस में चले गए। भैया अब जाना पड़ेगा, क्या करें, बापी पेट का सवाल है ना, जाना तो पड़ेगा ही सही। ठीक है, तो हुआ क्या भैया, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे भी थे जो बचे हुए थे, उन बचे हुए लोगों को हमारे भारत देश के अंदर जो आसाम है ना, आसाम के अंदर भैया उनको चाय के बागानों में भेज दिया गया काम करने के लिए, वहां पे उनसे मजदूरी कराई गई थी। अब ये मत सोचना कि भैया भारत देश में भेजा है, वहीं के वहीं देश में रखा है तो कोई आराम से काम होता होगा, नहीं, अरे बहुत परेशान करते थे बेचारे इन लोगों को ये। ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब कि उन्हें भयानक परिस्थितियों में काम करना पड़ता था, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, मारपीट की जाती थी। वो केजीएफ देखी आपने पिक्चर, उसमें जो सीन है वैसा वाला कुछ सीन हुआ करता था बच्चों। ठीक है, अब बेचारे इनके पास कोई कानून अधिकार भी नहीं थे कि खिलाफ में बोल पाए, क्योंकि राज किसका था, अंग्रेजों का राज तक, किसको बोलने जाएंगे, सुनेंगे ही नहीं ना अंग्रेज वहां पर। ठीक है, और ये उम्मीद कर रहे थे कि यार चलो हम थोड़े पैसे कमा लेंगे जैसे तैसे और यहाँ से निकल जाएंगे और थोड़ी शांति का जीवन जिएंगे, पर ऐसा होने वाला नहीं था इनके साथ, इनके हिसाब से तो नहीं होता। फिर क्या हुआ भैया कि 1921 के अंदर इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। किसने खत्म करा, कुछ हमारे भारत देश के जो लीडर लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो आए, उन्होंने इस सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाई और इस पूरी व्यवस्था को, जो गिरमिटिया श्रम है, उसको खत्म कर दिया गया बच्चों। ठीक है, अब हम समझते हैं बच्चों विदेशों में भारतीय उद्यमी को। ठीक है, मतलब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की तरह काम नहीं किया है। ठीक है, हम लोगों ने विदेशों में जाके व्यापार भी किया है बेटा ऐसा। ठीक है, तो क्या था कि 19वीं शताब्दी में, है ना, 19वीं शताब्दी में दो लोग थे, एक थे शिकारीपुरी श्रॉफ और एक थे नट्टू कोट्टई चेट्टियार। ये दोनों लोग जो है, इनका आपस में ग्रुप था, ये बैंकर और व्यापारियों के दो प्रसिद्ध समूह हुआ करते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, इनके पैसे को जो है, इनके पैसे हुआ करते थे, उस पैसे को जो है ये लोगों को दिया करते थे, फाइनेंस करते थे उनसे, उनको पैसे देते थे और बदले में या तो कोई शेयर ले लेंगे, है ना, या बदले में जो है ब्याज ले लिया करते थे। ठीक है, तो क्या होता था कि जैसे मान लो कि कोई किसान है, देखो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, जैसे ये कोई किसान है, अब इसने कोई फसल उगाई, अब ये यही चाहेगा कि यार मेरी फसल जो है उसका मेरे को ज्यादा से ज्यादा दाम मिले, अच्छा खासा पैसा मिले। ठीक है, तो ये क्या करता था, ये सोचता था कि यार मैं मेरी फसल को विदेश में ले जाके बेचूंगा
बेचोगे ना तो पैसा अच्छा खासा मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा सोचेगा ही सही ना, क्योंकि वहां पे मान लो अमेरिका में ले जाके बेच रहा है, अपने भारत में तो रुपया मिल रहा है, पर अमेरिका ले जाके भेजेगा तो वहां पे इसको डॉलर मिलेगा। सोचो ना आप, अगर आज के हिसाब से सोचे तो अपने भारत में मान लो इसको 50 रुपए मिल रहे हैं और वहां पर अगर इसी चीज के इसको $50 छोड़ो $20 में मिल जाता है तो ज्यादा हो गया ना, बहुत ज्यादा हो गया ना। $1 की कीमत ही भैया आज 80-90 रुपए के आसपास चल रही है। तो ये सोचता था कि यार मैं विदेश में ले जाके बेचूं, पर इसके साथ समस्या ये थी कि इसके पास इतना पैसा नहीं था कि इसके जो फसल है उसको विदेश में ले जा सके। ऑब्वियस सी बात है ना, आप एक चीज को दूसरी जगह लेके जाओगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी और भी बहुत सारी चीजें लगेगी, तो इसके पास पैसे ही नहीं थे तो ये लेके कैसे जाए। तो ये लोग क्या करते थे, ये भैया इसको पैसे दे दिया करते थे कि भैया तू ले पैसे, तेरी फसल को लेके जा विदेश में और विदेश में ले जाके बेच। इससे क्या होता था, इसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता था और बदले में ये लोग क्या करते थे, इससे ब्याज ले लेते थे। ब्याज समझ रहे हो ना, इंटरेस्ट ले लेते थे। ठीक है, ऐसा या तो ब्याज ले लेंगे या फिर थोड़ी कोई हिस्सेदारी ले लेंगे, चल तूने इतना मुनाफा कमाया है इसमें से 10% मेरा, 20% मेरा, ऐसे करके ये लोग ले लिया करते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया ये इन लोगों के पास पैसा कहां से आता था। तो इनके पास या तो इनके खुद के पैसे होते थे, होता ही है हर आदमी के पास में, है ना। फिर या फिर ये क्या करते थे, ये खुद भी जो है बैंक से लोन ले लेते थे बेटा। मतलब यूरोपियन जो बैंक थी उससे ये लोग जो है पैसे ले लेते थे, लोन ले लेते थे कुछ % पे, और ये उसी लोन को, उसी पैसे को जो है बांट देते थे, मतलब दूसरे लोगों को व्यापार करने के लिए देते थे। तो इस तरीके से इनका बिजनेस चला करता था बच्चों। ठीक है, और ऐसे ही एक और व्यापारी थे, है ना, वो थे भैया हैदराबादी सिंधी। ठीक है, कौन थे, हैदराबादी सिंधी। सिंधी लोग शुरू से व्यापार में बहुत अच्छे होते हैं, ये बात याद रखना आप। ठीक है, ऐसा तो जो हैदराबादी सिंधी थे वो भी यही बिजनेस करते थे। मतलब ये क्या करते थे, 1860 की बात है, उस जमाने में भी देखो कितना भयंकर बिजनेस करने की इनकी सोच थी। ये क्या करते थे, ये व्यापार के लिए यूरोपीय देशों में जाया करते थे, वहां जा जाके व्यापार करते थे ये। ठीक है, ऐसा, और यहां तक कि इन लोगों ने वहां पर बहुत बड़े बड़े गोदाम मतलब एम्पोरिया, जिसको अपन अपने यहाँ पे गोडाउन बोलते हैं, गोदाम बोलते हैं, ऐसे गोदाम सेटअप कर रखे थे और वहां पर ये इनका माल रखते थे, अनाज रखते थे या जो भी इनको वहां पे बेचना होता था वो सारा माल वहां पर रखते थे और वहां से फिर ये ट्रेडिंग करते थे। ट्रेडिंग मतलब माल को बेचा करते थे और प्रॉफिट कमाते थे बच्चों ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है पहले विदेशों के अंदर भी भैया खूब एक्सपोर्ट करा है, खूब माल बेचा है। आज आपने एक बिजनेस सुना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाले लोग सुने होंगे, तो ये लोग वही थे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया करते थे बेटा। ठीक है, आई बात समझ में। अब समझते हैं हम लोग भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था को बच्चों। ठीक है, तो देखो क्या होता था कि हमारे भारत से ब्रिटेन के अंदर कपड़े जाया करते थे बच्चों, कपड़ों का एक्सपोर्ट होता था, हम निर्यात करते थे कपड़ों का वहां पर। ठीक है, तो जब हम किसी भी दूसरे देश को कोई भी सामान बेचते हैं, कुछ भी भेजते हैं, चाहे कपड़े ही भेज रहे हैं, तो हमारे देश को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ करता था, बहुत बढ़िया लाभ मिलता था अपने को। ठीक है, सूती कपड़े भेजते थे, सूती कपड़े में अच्छा खासा फायदा होता था, यहां तक सब बढ़िया था। अब क्या हुआ भैया कि इसी ब्रिटेन के अंदर कुछ लोग आए और उन्होंने खुद ने ही फैक्ट्रियां खोलना स्टार्ट कर दी। ठीक है, खुद ने भैया ऐसी इंडस्ट्रियां खड़ी कर ली कपड़ों की और वो खुद कपड़ा बनाने लग गए, है ना। और उन्होंने बनाया, वहां तक तो ठीक था, उन्होंने भैया ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाया, ब्रिटिश सरकार को बोला कि देखो तुम जो है भारत से कपड़ा मंगा रहे हो ना, इसको बंद कर दो, ये आयात बंद कर दो, हमारे यहाँ का कपड़ा ही हम खुद ही बेचेंगे, हमारे यहाँ का पैसा हमारे देश में ही रह जाएगा, हमको ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आप भारत से कपड़ा मंगाना बंद कर दो। तो ब्रिटिश सरकार ने इनकी बात मान ली, इन्होंने कहा ठीक है भैया नहीं मंगाएंगे, है ना। तो अब नहीं मंगाते हैं। अब क्या होता है कि इन देशों के बीच में समझौते होते हैं, है ना, कि आप ऐसे किसी को व्यापार करने से मना नहीं कर सकते हो, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने से मना नहीं कर सकते आप। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर जब इनको रोकना तो है कैसे भी करके, तो ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे देश के ऊपर टैरिफ लगा देते हैं। टैरिफ बैरियर बोलते हैं इसको। टैरिफ का मतलब है टैक्स लगाना। सादे शब्दों में अगर मैं आपसे बोलूं तो टैरिफ का क्या मतलब होता है, टैक्स लगा देते हैं बेटा। ये क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं। अब टैक्स लगा देते हैं तो इससे क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, है ना। देखो मान लो मेरे भारत से मैंने जो है इन ब्रिटेन को, इनको मैंने कोई सी एक चीज भेजी, जैसे समझो एक कपड़ा ही भेज रहा हूं मैं, ठीक है, और वो कपड़ा मैं 30 रुपए में भेज रहा हूं इनको। ठीक है, बढ़िया, मैंने कितने रुपए में भेजा, 30 रुपए में, मेरे को तो 30 रुपए पे कमाना है। पर जो ब्रिटेन की सरकार है वो इसके ऊपर टैरिफ जोड़ देगी, मतलब टैक्स जोड़ेगी। जब ब्रिटेन की सरकार इनके ऊपर टैक्स जोड़ेगी ना, तो ये 30 रुपए का जो कपड़ा है ये 130 रुपए का हो जाता है। कितने का हो जाता है बेटा, ये 130 रुपए का हो जाता है। और जब ये 130 रुपए का कपड़ा फिर जब टैरिफ लगने के बाद में 130 का हो गया, अब जब ये ब्रिटेन के अंदर जाएगा, इनके लोगों के पास में जाएगा, तो बताओ
बताओ क्या लोग खरीदेंगे क्या इसको? नहीं खरीदेंगे। क्यों? इतनी महंगी चीज क्यों खरीदेगा कोई भी? वो बिल्कुल इसको नहीं खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, वहां की जो लोकल लोग हैं उन्हीं का वो सामान खरीदेंगे और उन्हीं का जो है प्रॉफिट मिलेगा उससे। आई बात समझ में? इसलिए ऐसा कर दिया जाता था। तो ऐसा होने से क्या हुआ पता है, अपने भारत का जो एक्सपोर्ट है जो कपड़ों का वो घट गया बच्चों। अब कितना घटा मैं आपको उसका भी कुछ यहाँ पे आंकड़े देता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। देखो सन 1800 में 30% निर्यात हुआ करता था कपड़ों का, सूती कपड़ों का, ठीक है। अच्छा, और जो 1850 है उसमें 15% निर्यात होता था। ये जो हम पहनते हैं ना डेनिम, लेवाइस, ये सब ये हमारे यहाँ से गए, सारे हमारे से कच्चा माल खरीदते हैं और हमको ही महंगे में चिपका रहे हैं ये लोग, ठीक है ऐसा। और जो 1870 आया ना उसमें भैया 3% का ही निर्यात रह गया। सोचो हमारा प्रॉफिट बिल्कुल घट गया, बहुत कम हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, चलो हमारा यहां से तो प्रॉफिट घट गया। अब ये ब्रिटेन के लोग जो है खुद कपड़े बना रहे थे, तब इनको कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल तो चाहिए ना। तो इन्होंने क्या करा, वो कच्चा माल कौन सा है, वो है भैया ये सूती कपड़े बना रहे हैं। सूती कपड़े बनते हैं रो कॉटन से, मतलब कपास से बनते हैं। कपास देखी होगी आपने, है ना, उससे बनते हैं ये। तो इनको कपास की जरूरत ज्यादा पड़ने लग गई। तो अब कपास किससे चाहिए इनको, तो भैया भारत के पास में कपास था, ठीक है। तो ये भारत के पास में आए और भारत से जो बोले कि भैया तुम हमको हम तुम्हारा कपास दे दो। तो भारत जो है इनको कपास की सप्लाई करने लग गया। मतलब कि भारत ने इनको खूब सारा कॉटन भेजा, ठीक है। भारत यहां से कॉटन एक्सपोर्ट करने लग गया। मतलब उसके खुद के कपड़े तो नहीं बिक रहे थे, पर अब कॉटन बिक रहा था वहां पर, ठीक है। तो ऐसे जब बहुत सारा कॉटन जाने लग गया वहां पर, तो कॉटन का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया बच्चों। कितना बढ़ा, जैसे मैं आपको बताऊं कि 1812 के अंदर 5% एक्सपोर्ट होता था कॉटन का, ठीक है। लेकिन 1871 में 35% एक्सपोर्ट होने लग गया बच्चों, ठीक है। इतना कॉटन हम वहां भेजने लग गए थे। हालांकि हमको नॉर्मल प्रॉफिट तो कम ही, टोटल प्रॉफिट तो कम ही हुआ, पर एक सहारा लग गया कि हाँ ठीक है चलो तुमने कपड़े नहीं लिए हमसे, ये ले लिए, तो एक प्रॉफिट तो फिर होने लग गया था, ठीक है। अब क्या है कि मान लो यहाँ कपड़े बन रहे हैं, अच्छे खासे कपड़े बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डेनिम हो गया, जो लिवाइस है, उन कपड़ों को ये हमारे भारत देश में आके बेचते हैं, ठीक है, और ऊंचे दामों पे बेचते हैं। इसीलिए आप देखना लिवाइस की जींस है 3000 की, 2500 की, 3500 की, 4000 की, इतने महंगे महंगे कपड़े बिक रहे हैं। वो क्यों बिक रहा है भैया? वो लोग तो शाणे लोग हैं, वो हमारे को ब्रांडिंग के नाम पे हम भी कितना खुश होते हैं यार लिवाइस की जींस पहनी हमने, ठीक है। ऐसे करके भैया हमको यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह बेचे जाते हैं, ठीक है। और हम अब क्या करें भैया, हमारा इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है कि नहीं, ब्रांडिंग के चक्कर में फंस जाते हैं और अच्छे खासे कपड़े खरीद लेते हैं उनको मुनाफा देते हैं और अपन बस खामोखा खुश है कि हमने भैया महंगी महंगी चीजें खरीद ली है, ठीक है। ऐसे करके जो है इस तरीके से काम होता था। अब इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, हमारे भारतीय बाजार जो है उसके तो मुनाफे कम होने लग गए भैया, यहाँ बहुत लफड़ा हो गया, ठीक है। दूसरी बात क्या हुई कि आप सोचो, हम इंडियन जो लोग थे, हमारे पास ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं हुआ करती थी उस समय, ऐसी कोई मशीनें नहीं थी, हम हाथ से कपड़े बनाया करते थे, ठीक है। और हाथ से बने हुए कपड़े महंगे पड़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है। हाथ से बने हुए जो कपड़े होंगे वो बहुत महंगे पड़ेंगे, और विदेश से जो कपड़ा आता था वो सस्ता होता था क्योंकि वो मशीनों से बनाते थे। एक मतलब कंपेरेटिवली, तुलनात्मक रूप से सस्ता होता था अपने यहाँ से। तो भैया अपने यहाँ के लोगों ने क्या करा, अपने यहाँ के कपड़े खरीदने तो कर दिए बंद और उनसे सस्ता माल खरीदने लग गए अपन, ठीक है। बाद में ऐसा हो गया कि उनसे माल खरीदने लग गए, तो अपने यहाँ की हो गई सेल डाउन और अपना भारत जो है उसमें प्रॉफिट हो गया कम बच्चों। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, विदेशी लोगों को तो अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था, है ना। वो तो भैया माल बेच रहे थे, एक्सपोर्ट कर करके खूब फायदा पहुंचा रहे थे और उनको तो अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। उस पैसे का उपयोग, वो जो भी प्रॉफिट हुआ, मतलब विदेशी लोग जो है ना उनको तो ट्रेड सरप्लस में आ गए थे। ट्रेड सरप्लस मतलब व्यापार के मुनाफे में आ गए थे। अब वो जो मुनाफा है उसका पता है वो कहाँ उपयोग करते थे, हमारे भारत देश पे कब्जा था, कब्जा ही तो था, अंग्रेजों की गुलामी में थे अपन तो, है ना। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे अंग्रेज रहा करते थे, उनकी जॉब थी यहाँ पर, है ना, अधिकारी के रूप में जॉब हुआ करती थी। तो उनकी जो तनख्वाह बनती थी ना, उनकी पेंशन हो गई, उनकी तनख्वाह हो गई, वो सारे हमारे से ही मुनाफा लेते थे और उसी मुनाफे को जो है वो उनकी तनख्वाह वगैरह में, पेंशन वगैरह में बांट दिया करते थे बच्चों, ठीक है। अब हम समझते हैं महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था को। मतलब कि महायुद्ध जब हो रहे थे, जो वर्ल्ड वॉर हो रहे थे बच्चों, उसके बीच में जो है अर्थव्यवस्था कैसी थी, मतलब वो नीचे चली गई थी, ऊंची चली गई थी, कैसा क्या हो रहा था वहां पे, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़े, अब हम इस टॉपिक को समझेंगे बच्चों।
अब हम समझते हैं युद्धकालीन रूपांतरण को बच्चों, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार तरीके से समझाऊंगा, है ना। यहाँ पर क्या है कि 1914 से 1918 के बीच के समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस समय भैया कुछ मित्र राष्ट्र शक्तियां हुआ करती थी, मतलब कुछ देश जो थे जो आपस में एक दूसरे के मित्र थे। कौन कौन? जैसे रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये सब मित्र थे आपस में, है ना। पर इनकी लड़ाई हो गई भैया, इनका युद्ध हो गया कुछ दूसरी शक्तियों से, मतलब कि केंद्रीय शक्तियों से, जिसमें कौन कौन से देश आते थे? ऑस्ट्रो हंगेरियन आता था, जर्मनी आता था, ओटोमन अंपायर आता था। मतलब इन लोगों का जो युद्ध है वो इन लोगों से हो गया था और बहुत भयंकर वाला युद्ध हो गया था भैया, ठीक है। उसी युद्ध को हम लोग बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है, ये बोलते हैं बच्चा। और ये वाला जो युद्ध है ना, ये बहुत ज्यादा हथियारों से, है ना, इन सब चीजों से लड़ा गया था बच्चों। मतलब यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था जिसके अंदर टैंक वगैरह यूज कर रहे थे, ठीक है, एयरक्राफ्ट वगैरह, ऐसी बहुत सारे हथियार, बहुत सारी चीजें यूज की गई थी। अब एक बात बताओ, जब भी युद्ध होगा तो उसके कितने खराब परिणाम आएंगे ये तो सब समझते हैं ना। तो इस युद्ध की वजह से बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट हुए, मतलब प्रथम विश्व युद्ध की वजह से भयंकर भयंकर तबाही मची, ठीक है। और भैया 90 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 2 करोड़ लोग जो है घायल हो गए, ठीक है। अब युद्ध चल रहा था, युद्ध लड़े कौन? आर्मी कम पड़ने लग गई थी। लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सेना में भर्ती करनी पड़ रही थी भैया, बहुत जबरदस्ती लोगों को सेना में जोड़ रहे थे कि जाओ लड़ो वहां पर जाके, ठीक है। तो ऐसे सब परिणाम आ गए थे। अब इससे क्या हुआ? अब आप सोचो, अगर लोग जो काम करने वाले लोग हैं बेचारे, वो अगर वो सेना में जाके वहां पर लड़ाई करेंगे तो उससे क्या होगा? यूरोप की कामकाजी आबादी कम हो गई, काम करने वाले लोग ही कम पड़ गए। अगर लोग कम पड़ जाएंगे काम करने वाले, तो भैया यूरोप की आय घट गई। ऑब्वियस सी बात है ना, काम ही नहीं हो रहा है तो लोगों के पास पैसा ही नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो कमाई जो है वो घट जाएगी। अब इससे क्या हुआ? लोग जो है ना, जो पुरुष थे, जो मेल थे, वो तो लड़ने जा रहे थे, तो अब काम कौन करे? तो महिलाओं को जबरदस्ती जो है काम करना पड़ गया था। घर तो चलाना है ना बेचारी को भी, तो वो क्या करेगी? उनको काम करना पड़ रहा था ताकि उनका घर चले, कैसे कैसे खाने पीने की तो व्यवस्था हो। तो ऐसे करके लड़कियां जो है वो काम में उतर गई थी बच्चों, ठीक है। तो पहले युद्ध के पहले तो कौन काम करता था? लड़के काम करते थे। अब युद्ध होने लग गया, इनको जो है सेना में भर्ती करना पड़ गया, जबरदस्ती करा रहे थे, इनका मन हो ना हो तब भी करा रहे थे इनको, ठीक है। तो मजबूरन जो है फिर लड़कियों को काम करना पड़ गया था युद्ध के समय, ठीक है। अच्छा, अब देखो इससे क्या हुआ, ये सारा लफड़ा झपड़ा हो गया, ठीक है ना। अब मेन बात आप समझना, देखो युद्ध से कितने नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं भैया। जैसे मान लो कि इन ब्रिटेन ने युद्ध लड़ा, तो ब्रिटेन के पास पहले बहुत पैसा हुआ करता था। अब युद्ध जैसे ही हुआ ना, इस ब्रिटेन के पास पैसे की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि इसका सारा पैसा जो है युद्ध में लग गया। इतने सारे लोग जा रहे हैं, इतने हथियार खरीदने पड़ रहे हैं, कितनी तबाही हुई, सब पैसा वहां पे लग गया इसका, ठीक है। तो इसका तो लगा ही लगा, इसके जैसे और भी बहुत सारे देश थे, उनका भी लग गया वहां पर। तो अब इन लोगों को युद्ध लड़ने के लिए, अपना काम करने के लिए जो है कर्जा लेना पड़ गया। और कर्जा किससे लेना पड़ गया? अमेरिका से लेना पड़ गया भैया। अमेरिका ने इनको कर्जा दिया फिर, ठीक है। तो ऐसे करके जो अमेरिका है ये पहले कर्जा लेता था, बात समझे आप? अमेरिका कर्जा लेता था, अब अमेरिका जो है कर्जा देने लग गया। बेटा समझ में आई बात? तो पहले कर्जा लेते थे, अब कर्जा इनको देना पड़ रहा है। ये अब लोगों को कर्जा बांटने लग गए, इनमें पावर आ गई, इनके पास इतना पैसा था बच्चों, ठीक है। इस तरीके से अमेरिका जो है एक तरीके से महान शक्ति बन गई देश पूरे विश्व की, ठीक है। अब हम लोग युद्धोत्तर सुधार को समझते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो क्या था कि जो ब्रिटेन था ना, उसके पास पहले बहुत अच्छा खासा पैसा हुआ करता था, इसकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया थी, पावरफुल देश था, ठीक है। अब क्या हुआ भाई साहब, इसी ब्रिटेन ने, अब ये पावरफुल है, इसके पास पैसा है, तो इसने भारत पे और जो जापान है उसके जो बाजार है उसके ऊपर कब्जा कर रखा था, ठीक है। कब्जा कर रखा था मतलब कि वहां पर आके इसके सामान बेचता था और अच्छा खासा मुनाफा कमाता था ये, ठीक है। अब क्या हुआ, ये भाई साहब जो है युद्ध में इन्वॉल्व हो गए, युद्ध में बिजी हो गए, व्यस्त हो गए। अब ये युद्ध करने लग गए तो धंधे पे ध्यान कौन दे? व्यापार पे कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे ढंग से, ठीक है। इसकी वजह से इनके जो व्यापार है वो धीमे धीमे हमारे जो इंडिया है और जो जापान है वहां पर कम पड़ने लग गए थे, ठीक है। और उसी समय जब जापान और इंडिया ने देखा कि यार अब ये ढीला पड़ गया है थोड़ा सा, तो इन लोगों ने भी इनकी खुद की इंडस्ट्री ग्रोथ कर ली थी। मतलब इन्होंने इनके बहुत सारे उद्योग लगाए और उसके अंदर ये चीजों को बनाना चालू कर दिया और खुद अपना अपना व्यापार करने लग गए ये, ठीक है। यहाँ तक बहुत बढ़िया था। अब क्या हुआ कि युद्ध खत्म हो गए, युद्ध के बाद ब्रिटेन फिर से आया इन देशों के अंदर व्यापार करने के लिए, तो अब ये इनकी चवन्नी नहीं चले। क्यों? क्योंकि अब लोग जो है इनका सामान खरीदने लगे थे। जैसे भारत देश के लोग भारत का ही सामान खरीद रहे थे, जापान के लोग जापान का ही खरीद रहे थे, वो क्यों ब्रिटेन का माल खरीदेंगे? उससे बढ़िया मिल रहा होगा, इसलिए खरीदे ही नहीं उन लोगों ने। तो ब्रिटेन जो है अब वापस से अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा था बाजार के अंदर, ठीक है। यहां तक तो हुआ जो हुआ ही। और क्या हुआ कि भैया जापान ने तो ब्रिटेन को जो है
इंटरनेशनल मार्केट में धूल चटा दी। मतलब एक्सपोर्ट करने में, हर चीज में जापान बहुत बढ़िया सामान बना रहा था और उसने ब्रिटेन से भी अच्छा सामान बनाया, तो इसका व्यापार ज्यादा चलने लग गया और ब्रिटेन का जो है वो कम होने लग गया था। ठीक है, और इसके अलावा पता है क्या हुआ कि देखो जब युद्ध होता है ना तो हर चीज की जो माल की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि युद्ध हो रहा है। तो क्या हुआ, जैसे मान लो कि युद्ध में सैनिकों की जरूरत है, तो सैनिक अगर आएंगे तो उनके लिए यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, यूनिफॉर्म मतलब कपड़े की जरूरत पड़ेगी, तो कपड़ा ज्यादा बनने लग गया था, है ना। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री आ गई थी जो कपड़ा वगैरह बना रही थी। ठीक है, ऐसे ही युद्ध में जो है लोग घायल होते हैं तो उनके लिए दवाइयों की जरूरत पड़ती है, उनके ऑपरेशन करने पड़ते हैं, तो उनकी जो ये हेल्थ इंडस्ट्री है ना वो ज्यादा बूम करने लग गई थी, वो बहुत अच्छे चलने लग गई थी। ऐसे ही मशीनों की जरूरत पड़ने लग गई थी, अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ने लग गई थी, वेपन चाहिए भैया तभी तो युद्ध होगा। तो इन सब चीजों का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा, क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो उत्पादन ज्यादा बढ़ा। अब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है और उत्पादन अगर ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों को करना है तो लोगों को ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि कोई जिंदगी भर तो युद्ध चलेगा नहीं ना एक दिन युद्ध खत्म हो गया भैया। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ इन सब चीजों की डिमांड नीचे आ गई, वापस सारी डिमांड कम हो गई बेटा। और जैसे ही माल कम हुआ ना, डिमांड कम हो गई, तो लोगों ने फिर जो है माल की खपत कम हो गई। ठीक है, उत्पादन कम हो गया तो रोजगार कम हो गए, तो जिनको भी इन युद्ध की वजह से रोजगार मिल रहा था उन सब की फाइल निपट गई इसमें। ठीक है, सारा का सारा काम जो है उनका बिगड़ गया बच्चों इसके अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो यहां तक सब सही चल रहा था। अब पहले यूरोप जो था ना, समझना बात को, जो यूरोप था वो बहुत अच्छा गेहूं उगाया करता था, मतलब बहुत ज्यादा गेहूं की पैदावार होती थी और वो गेहूं का एक्सपोर्ट करता था, सब देशों में भेजता था और अच्छा खासा मुनाफा कमाता था। अब भाई साहब ये जो है युद्ध के बाद में जो है ये तो इन्वॉल्व हो गए भैया युद्ध लड़ने में, तो अब खेती कौन करे? इनके यहाँ के सारे लोग तो सैनिक बन गए थे, तो खेती नहीं हो रही थी, गेहूं नहीं पैदा हो रहा था। तो फिर क्या हुआ कि जो कनाडा था, ठीक है, ये जो यूएस था, जो ऑस्ट्रेलिया था, इन देशों ने सोचा कि यार ये तो बहुत बढ़िया मौका है। इन लोगों ने जो है गेहूं की अच्छी खासी पैदावार करी और उस गेहूं को इन्होंने एक्सपोर्ट करा, उसका निर्यात करा और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, और ये अमीर भी बन गए थे उस समय, बहुत अच्छे खासे पैसे वाले हो गए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, युद्ध खत्म हुआ भैया, तो यूरोप ने वापस से गेहूं की पैदावार शुरू कर दी। अब देखो समझो, यूरोप भी अब गेहूं उगा रहा है और ये जो 3 देश है ये खुद भी गेहूं उगा रहे हैं, तो बहुत सारा गेहूं हो गया। अब जब बहुत सारा गेहूं हो गया ना तो उनको कोई खरीदने वाला ही नहीं मिले, डिमांड तो कम है ना और माल बहुत ज्यादा, तो खरीदने वाले ही कम हो गए। तो भैया जो किसान थे ना बेचारे वो फंस गए इसमें, क्योंकि उन्होंने तो उगा लिया, अब उनका कोई माल ही नहीं खरीदे तो उनके ऊपर फिर आर्थिक संकट आने लग गया। वो भैया खरीदारी नहीं हो रही, ना बिकवाली हो रही, कुछ भी नहीं हो रही, तो इससे जो है किसान और ज्यादा गरीब हो गए थे बच्चों। ठीक है, समझते हैं बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग को बच्चों। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि भैया अमेरिका जो है पहले वो कर्ज लेने वाला देश हुआ करता था, ठीक है, लेकिन बाद में वो कर्ज देने वाला देश हो गया था, मतलब उसके बाद पैसा आ गया था अच्छा खासा। अब ये पैसा आया कैसे उसके पास में, ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो इस बात को हम पहले समझते हैं। ठीक है, तो देखो क्या था भैया कि जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था ना उसमें तो सारे देशों की बैंड बजी थी, पर उस अमेरिका भी था, अमेरिका की भी बैंड बजी थी उसके अंदर, पर अमेरिका ने क्या करा, अपने आप को जल्दी उस सिचुएशन से बाहर निकाल लिया। मतलब इसने अपनी तरक्की बहुत ज्यादा कर ली, इसने अपना आर्थिक विकास बहुत ज्यादा करा, खूब पैसा कमाया, जिससे जो है ये भैया बहुत अमीर देश बन गया। अब इसने पैसा कमाया तो कैसे कमाया, कुछ तो इसने रणनीति लगाई होगी ना, तो कैसे कमाया देखो ध्यान से समझो। कोई भी देश की तरक्की तभी होती है जब वहां पर रहने वाले जो लोग हैं अगर वो व्यापार करते हैं तभी जाके उस देश की तरक्की होती है, वरना उसकी तरक्की नहीं होती है। ठीक है, तो क्या था भैया, इन अमेरिका के अंदर, इस अमेरिका के अंदर एक कंसेप्ट आया, ठीक है, मतलब उन्होंने एक बहुत जोरदार रणनीति लगाई और उसको बोलते हैं बेटा मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब यह है कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा संख्या में बनाना, खूब बल्क में बनाना उसको और उसको बेचना, उसको कहते हैं भैया मास प्रोडक्शन। तो क्या बोला, मास प्रोडक्शन, यदि किसी चीज का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे मास प्रोडक्शन कहा जाता है। और जब बड़े पैमाने पर आप किसी भी चीज को बनाओगे और उसको बेचोगे तो उससे आपको फायदा होगा और आपकी तरक्की हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मास प्रोडक्शन किसी ने किया था वहां पर, तो वो थे भाई साहब हेनरी फोर्ड। कौन थे? हेनरी फोर्ड थे बेटा, वो फाउंडर ऑफ फोर्ड मोटर्स। आपने सुना होगा फोर्ड कार, फोर्ड की जो कारें आती है ना उसके मालिक थे ये। ठीक है, और इनको वहां का पायोनियर भी बोला जाता था मास प्रोडक्शन का, मतलब ये अच्छे खासे उद्योगपति थे बहुत बड़े। इन्होंने ये सब मास प्रोडक्शन का कंसेप्ट दिया। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने भैया एक ऐसा जोरदार तरीका अपनाया जिसको असेंबली लाइन मेथड करके बोला करते थे, है ना। उसमें क्या करते थे, बहुत सारे लोगों को
इनकी बड़ी फैक्ट्री थी, इसमें लोग काम करते थे। अब लोग काम करते थे तो ये लोगों से बहुत अच्छी तरीके से काम निकलवाने के लिए इन्होंने एक बहुत जोरदार स्टाइल अपनाई। इन्होंने क्या करा, काम जल्दी करना है ना अगर अपने को, तो अपन क्या करो कि पर्टिकुलर जैसे मान लो 5 यहाँ पर वर्कर है काम करने वाले, 5 मजदूर है, तो 5 ही मजदूर से अलग अलग काम मत कराओ। किसी एक मजदूर को पर्टिकुलर एक काम दे दो कि भाई तेरे को जो है कार का मान लो कि इंजन को जोड़ने, इंजन का काम करना है ना, तेरे को कार की जो है टायर पे रिलेटेड काम करना है, तेरे को कार का कोई सा यही काम करना है। तो हर एक व्यक्ति जब अपना अपना काम करता है ना तो वो फटाफट से कार बन जाती है, समझ गए। और हर व्यक्ति सारे काम में घुसता है ना तो काम बिगड़ता है उसमें, ठीक है। तो ऐसे ही सब अपना अपना काम कर रहे थे तो कार जो है वो फटाफट बढ़ रही थी और उसका मास प्रोडक्शन हो रहा था। जब मास प्रोडक्शन हुआ तो इन्होंने सबसे पहली जो इनकी कार थी जो बहुत बड़े संख्या में बनाई थी, उसका नाम था टी मॉडल फोर्ड करके, ठीक है। ये दुनिया की सबसे पहली कार थी भैया जो बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने प्रोडक्शन करा था, इसका उत्पादन कर दिया था, ठीक है। और ये इतने बढ़िया आदमी थे, ये नहीं सोचते थे कि सिर्फ मेरे को मेरा ही फायदा पहुंचाना, नहीं, ये लोगों की भी सोचते थे। तो इनके यहाँ जो ये मजदूर काम करते थे ना जितने भी, इन्होंने उनकी भी तनख्वाह डबल कर दी। सोचो आप, पहले ये $2.5 देते थे तो उनको $2.5 से बढ़ा के $5 कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। मतलब मजदूरी जो है वो दोगुनी कर $5 कर दी। अब आप सोचो लोगों के पास में जब पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, सोचना उन कितने खुश हो गए लोग तो बहुत खुश होने लग गए और मास प्रोडक्शन वाला लोग कारें खरीद रहे। इनकी कारें बहुत बढ़िया तरीके से बिक रही थी, है ना। मतलब 1919 में तो 2 मिलियन कारें, 20 लाख कारें बेच दी इन्होंने। सोचो उस जमाने में 20 लाख कारें बेचना किसको बोलते हैं भैया, आज नहीं बिक्री होगी, है ना। 1929 के अंदर जो है 5 मिलियन मतलब 50 लाख कारें उन लोगों ने बेच दी थी इनने, ठीक है। और लोगों के हाथ में, इनके मजदूर जो है के लोगों के हाथ में पैसा आने लग गया था, जब भी तो कारें खरीद रहे थे। अब पैसा आया भैया तो लोग जो है अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी सुधारने लगते हैं, है ना। उन्होंने फ्रिज खरीदना स्टार्ट कर दिया, वॉशिंग मशीन खरीदना स्टार्ट कर दिया, रेडियो, उनके मतलब जो शौक माफिक चीजें थी ना वो सब भी उन्होंने खरीदना स्टार्ट कर दिया और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने लग गए थे। मतलब वो आई बात समझ में। तो इस तरीके से जो है वहां पर, अब सोचो उस देश में इतनी सारी खरीदारी हो रही है, लोगों के पास पैसा है, उस देश में खरीदारी हो रही है, तो उस देश की कितनी तरक्की होगी, उसका आर्थिक विकास अपने आप बहुत बढ़िया हो गया। और भैया अमेरिका जो है वो जो कर्ज लेता था ना, अब उसके बाद पैसा आ गया क्योंकि वहां पे आर्थिक विकास अच्छी खासी हो गई, तो वो कर्ज देने वाला बन गया। मतलब वो लेनदार से देनदार बन गया और पावरफुल देश बन गया। अब हम समझते हैं बच्चों महामंदी को, ठीक है। तो देखो क्या था कि 1929 से लेकर मध्य 1930 के समय में, है ना, क्या हो रहा था कि भैया उत्पादन जो है वो बिल्कुल घट गया था, मतलब प्रोडक्शन नहीं आ रहा था, ठीक है। और रोजगार में भी जो है वो भी कमी हो जाएगी। जब किसी चीज की उत्पादन कम हो जाता है ना तो रोजगार भी अपने आप घट जाता है। अब रोजगार घट जाता है तो भैया लोगों की आय जो है वो भी घट जाती है, ठीक है। जब आय घट जाती है तो फिर ओवरऑल व्यापार जो है वो पूरा ही डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब बिजनेस नहीं होता ढंग से, इसलिए व्यापार जो है वो भी घट जाता है बच्चों, सब चीजें घट जाती है, ठीक है। इसी दौर को हम लोग बोलते हैं मंदी का दौर, महामंदी का दौर बच्चों, ठीक है। अब महामंदी आई क्यों, उसका क्या कारण था, तो उसका सबसे बड़ा जो कारण था, उसके मेन 3 कारण थे, है ना, जिसमें से सबसे पहला जो कारण था वो था कृषि वस्तुओं का अधिक उत्पादन। मतलब कि अगर किसान जो है वो कृषि से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाएंगे तो उनको कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। जब खरीदने वाला नहीं मिलेगा तो भैया जो कृषि वस्तु है उनकी रेटें डाउन हो जाएगी, उनकी कीमत गिर जाएगी भैया, ठीक है। ऐसा अब जब कीमत मतलब मान लो कि अगर कृषि की कीमत घट गई, है ना, तो किसान की आय जो है वो भी घटेगी बच्चों, ठीक है। तो बेचारे किसान बहुत चिंतित होने लग गए थे, है ना। अब किसान क्या सोचे कि यार हमको इस स्थिति से, मतलब ये जो कंडीशन आ रही है, ऐसी गरीबी की स्थिति आ रही है, इससे बचने का क्या एक तरीका है। हर आदमी ऐसे ही सोचेगा, एक नॉर्मल आदमी ऐसे ही सोचता है कि किसी भी परिस्थिति से बचने का एक ही तरीका होता है गरीबी से, कि और ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि और ज्यादा से ज्यादा काम करके ज्यादा से ज्यादा फसल उगाएंगे तो भैया हमारी जो स्थिति सुधर जाएगी। इन्होंने तो बेचारों ने सही सोचा, एक नॉर्मल आदमी ऐसे ही सोचता है, लेकिन ये तो और उल्टा पड़ गया, ठीक है। क्या हुआ कि ये सोच रहे कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाएंगे हमारी स्थिति बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, स्थिति और खराब हो जाती है, कीमत और ज्यादा गिर जाती है। क्यों गिर जाती है, आप समझो इस बात को कि देखो जब एक ही जैसी चीज बहुत सारी बाजार में आएगी
तो वेस्टेज जाएगी। खूब सारी चीजें जब आती है ना, अब खरीदने वाले लोग तो उतने ही हैं, तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो इनकी खेती जो है, इनकी जो फसल है, खरीदने वाले लोग ही नहीं मिल रहे थे। जब वो खरीद ही कोई नहीं रहा था तो कीमत अपने आप नीचे गिर गई, तो इनके ऊपर और बर्डन आ गया, है ना। और क्या हुआ भैया, खरीदारों की कमी हो गई तो खाना जो है, इनकी जो फसल है वो सड़ने लग गई भैया, पड़े पड़े सड़ने लग गई, तो और नुकसान लग गया। जब इनको नुकसान लग गया तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था ही बिगड़ने लग गई, सारी चीजें, कृषि की अर्थव्यवस्था जो है वो सब बिगड़ने लग गई थी उसकी वजह से, ठीक है। और दूसरा कारण क्या था, अब देखो क्या, अमेरिका यूएस ऋण की वापसी। अब अमेरिका को पता लग गया कि यार सब देशों में इतना संकट आया हुआ है। पहले अमेरिका जो है लोन बांटा करता था, उसने लोन बांट रखा था, अब उसने पैसे दे रखे हैं, तो अब उसको भी डर लगेगा ना कि यार लोगों के पास खुद की आय नहीं हो रही है तो मेरे पैसे लौटाएंगे कैसे। तो अमेरिका डरा, उसने भैया क्या करा, उसने कहा मेरे को तो मेरे पैसे वापस करो, मैंने जो लोन दिया था तुम मेरे को मेरे ब्याज समेत पैसे वापस करो। तो अमेरिका जो है पैसे वापस से लेने लग गया था, ठीक है। अब अमेरिका जब पैसे लेने लग गया ना, तो उससे क्या हुआ, बैंक कैसे काम करते हैं पता है, बैंक का बिजनेस जो है वो कैसे काम करता है, समझना बात को इसको। बैंक का बिजनेस जो है वो लोन देके ही चलता है। बैंक क्या करती है, लोन देती है, उस पर इंटरेस्ट कमाती है, ब्याज कमाती है, और फिर उनका व्यापार चलता है। तो अब सोचो आप कि अगर इन्होंने लोन खींचा तो बैंक से लोन वापस आया, बैंक के पास में लोन वापस से आया, है ना, मतलब उसको वापस से उसको वो अब दे नहीं रहे हैं, समझ गए, सारा पैसा अटक गया उनका। जब पैसा अटक जाता है ना भाई साहब, तो आप ये समझ लो कि पूरे देश की जो करेंसी है ना, जो वहां की मुद्रा, वो गिर जाती है, पूरी कोलैप्स कर जाती है बच्चों वहां पर, ठीक है। तो ये भी एक दूसरा कारण था मंदी का। तीसरा जो महामंदी का कारण एक और ये भी था कि जैसे ऐसे आप ऐसे समझ लो, सिंपल भाषा में समझाता हूं कि अमेरिका क्या करता था, वो भैया नागरिकों को लोन दिया करता था, है ना। बैंक ने लोगों को लोन देना ही बंद कर दिया। पहले तो वो लोन देता था, अब डर के मारे वो लोन ही नहीं दे रहे, और जिनको दिया उनसे भी वो वापस से छीन रहे कि तू तो वापस कर, मेरे पैसे लौटा भाई, तेरा भरोसा नहीं है मेरे को कि तू भाग जाएगा। तो जबरदस्ती लोगों के ऊपर दबाव बनाने लग गए थे। अब इससे क्या हुआ कि भैया लोग बागों अपना अपना काम कर रहे थे, तो उनके बिजनेस चौपट हो गए, क्योंकि पैसा चाहिए ना, पैसा ही नहीं है लोगों के पास तो बिजनेस ही नहीं होगा। उनकी खेती बाड़ी चौपट हो गई, उनके घर बिक गए, उनकी जायदाद बिक गई, बहुत सारी चीजें हो गई, और बेरोजगारी बढ़ गई। भैया काम नहीं बचेगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने लोन लिया था ना इन बैंकों से, वो इनके पैसे ही नहीं लौटा रहे थे। अब बैंक क्या करेगी, फिर बैंक ऐसी सिचुएशन में दादागिरी पे आ जाती है। आपने देखा होगा अभी भी ऐसे होता है, बैंक जो है भैया दादागिरी करके पैसा वापस खींचने की कोशिश कर रही थी। मतलब बैंक ने बहुत तरीके अपना लिए वापस से पैसा लेने के लिए, लेकिन भैया बैंकों को दोबारा से पैसा नहीं मिला। इसकी वजह से बैंक प्रणाली जो वो ध्वस्त कर गई, बैंक का नुकसान हो गया। जब बैंक का नुकसान हो जाता है सब निपट जाता है, पूरा देश ही खत्म हो जाता है। समझ गए ना आप बात, ये बात समझ में आई। मतलब हमारे यहाँ पर अगर हमारी बैंकों को प्रॉब्लम हो जाए ना, तो हम सबकी लंका लग जाए, समझ गए ना आप लोग, ऐसा। हालांकि फिर धीरे धीरे समय बदला, और 1935 के बाद से अमेरिका थोड़ा ठीक होना चालू हुआ, धीरे धीरे सुधार, आखिर एक ना एक दिन तो सब सही हो ही जाता है वापस से, ठीक है। इसी महामंदी से कोई अपना भारत देश थोड़ा ना बचेगा यार, है ना। तो भैया फिर टॉपिक आया भारत पर महामंदी का प्रभाव। मतलब जो हमारा भारत देश है ना भैया, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हमारा भारत देश जो है वो कृषि वस्तुओं का प्रमुख निर्यातक हुआ करता था। हम जो है खेती की रिलेटेड चीजें, कृषि वस्तुएं जो है, जैसे चाहे वो गेहूं हो, जितने भी खाने पीने की चीजें, उसको हम जो है एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे हम लोग, ठीक है। और जो कारखाने की से रिलेटेड जो चीजें थी, चाहे वो मशीन हो गई या बड़ी बड़ी कोई टेक्नोलॉजी हो गई, उसको हम बाहर के देशों से, बड़े बड़े देशों से जो है उसको हम अपने देश में लेके आते थे, आयात करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि महामंदी का समय आया। अब महामंदी का समय आया तो ना तो इंपोर्ट होवे ना एक्सपोर्ट होवे, मतलब आयात और निर्यात जो है वो आधा हो गया था बच्चों। व्यापार ही नहीं बचा था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो आयात और निर्यात सीधा आधा हो गया था, और गेहूं के दाम जो है 50% घट गए थे। अब गेहूं के दाम घट गए, सब कुछ इतना बुरा समय चल रहा है, लेकिन ये जो भैया जो हमारे पास अंग्रेज लोग जो थे हमारे देश पे जो राज कर रहे थे, उनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। उनका तो एक ही बात था कि भैया तुमने हमसे जो कर्ज लिया है, तुम जो हमको तो टैक्स चाहिए। हमारे यहाँ पे, अपने यहाँ पे अंग्रेज राज करते थे, और वो क्या करते थे, अपने से टैक्स वसूलते थे। तो वो तो बोले कि तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारे साथ जो भी, उससे हमको कोई लेना देना है, हमको तो हमारा राजस्व पूरा दो, आप हमको हमारा टैक्स वापस से करो, आप तो कैसे भी करके हमको टैक्स दो आप, ठीक है। अब बेचारे जो किसान हैं जिनसे वो टैक्स लिया करते थे, ठीक है,
वो किसान बेचारे टैक्स वापस, उनको तो राजस्व देना है, तो बेचारे वो क्या कर रहे थे, उन जो इनकी सेविंग है ना, बचत, उसमें से उनको टैक्स दे रहे थे, उनमें से राजस्व दे रहे थे। वो अपनी जमीनें बेच बेच के दे रहे थे, ठीक है, वो अपने गहने बेच के उनको टैक्स राजस्व दे रहे थे, है ना, वो अपनी कीमती धातु सोना चांदी वगैरह बेच के अपना टैक्स चुका रहे थे और उनको राजस्व दे रहे थे। तो इतना बुरा हालत हो गया था अपने देश का उस समय, ठीक है। अब हम समझते हैं विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और युद्ध के बाद का युग, मतलब कि युद्ध के बाद क्या हुआ। तो देखो यार, देखो वर्ल्ड वॉर 2 जो है ना, द्वितीय विश्व युद्ध जो है, वो भैया प्रथम विश्व युद्ध के 20 वर्षों बाद में हुआ था, ठीक है। टाइमिंग क्या था, 1939 से 1945 में ये युद्ध चला था भैया, ठीक है। अब इसमें लड़े कौन कौन थे, मित्र देशों की शक्तियां, जैसे कि कौन कौन थे भैया इनमें, ब्रिटेन, है ना, फ्रांस, सोवियत यूनियन, अमेरिका, ये सब एक तरफ थे, और जो केंद्रीय शक्तियां जैसे नाजी जर्मनी हो गया, ठीक है, जापान हो गया, इटली हो गए, ये सब आपस में लड़े थे भैया। अब इनकी लड़ने की वजह से ये युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 द्वितीय विश्व युद्ध बोलते हैं, ठीक है। अब लड़ाई होती है तो उसका कुछ न कुछ इंपैक्ट होता है। तो भैया क्या प्रभाव पड़ा द्वितीय विश्व युद्ध का, तो देखो दुनिया की 60 मिलियन आबादी मर गई थी भाई साहब। सोचो आप, 60 मिलियन पूरी दुनिया की, लगभग 3% जनसंख्या मर गई थी। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। लाखों लोग घायल हो गए थे, और युद्ध से संबंधित कारणों से सैनिकों की बजाय आम नागरिक अधिक मरे थे भाई साहब। नॉर्मल लोग जो सैनिक नहीं थे, सोल्जर नहीं थे, वो ज्यादा मरे थे इसके अंदर, ठीक है। और क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो गया ना, उसके बाद में पता है क्या हुआ, उसके बाद में जो अमेरिका था भैया, वो पश्चिमी दुनिया में हावी शक्ति के रूप में उभर गया था। मतलब अमेरिका जो है एक बहुत पावरफुल देश, पावरफुल इकोनॉमी के साथ में उभरा था ये, ठीक है। और सोवियत संघ जो है पूर्वी दुनिया में हावी शक्ति के रूप में उभरे थे। मतलब अमेरिका और जो सोवियत संघ है, ये दोनों भैया ये बहुत पावरफुल देश बन गए थे। क्यों भैया, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सब युद्ध वगैरह हो रहे थे, ठीक है, तो हथियारों से रिलेटेड बिजनेस होते हैं, बहुत सारे बिजनेस होते हैं, उसकी वजह से जो है ये लोग जो है हथियारों का व्यापार, हथियार बनाते थे, बड़े बड़े वेपन्स बनाते थे। हमारे देश में भी अमेरिका से आते वेपन्स, तो युद्ध में इन वेपन्स की जरूरत पड़ती है, और ये लोग जो है उनको वेपन्स बेचते थे, हथियार बेचते थे, जिसकी वजह से इनको पैसा मिलता था, और ये बहुत अमीर आदमी हो गए, बहुत ज्यादा अमीर हो गए, मतलब ये, ठीक है। युद्ध के बाद का समझौता और ब्रेटन वुड्स संस्थान बच्चों, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि जब युद्ध हो गए, अब युद्ध के बाद में बहुत सारे देश आपस में इकट्ठे हुए, और इस बात की चर्चा की गई वहां पे कि अब युद्ध हो गया है, अब हमको हमारे देश को वापस से तरक्की पे कैसे लाना है, उसका आर्थिक सुधार कैसे करना है, इन चीजों के ऊपर वहां पर चर्चा हुई, ठीक है। तो मेनली जो चर्चा हुई थी वो 2 चीजों के ऊपर हुई थी। पहली चीज थी भैया आर्थिक स्थिरता का संरक्षण, मतलब कि आर्थिक स्थिति, हम किसी भी देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधार है अपने अपने देश की, ठीक है। तो बोला गया कि भैया आपको आर्थिक स्थिरता लाने के लिए आर्थिक स्थिति सुधारनी पड़ेगी, और वो तभी सुधरेगी जब आप बड़े पैमाने पर उत्पादन करोगे। क्या करोगे आप, बड़े पैमाने पे मास प्रोडक्शन करोगे, तभी जाकर आपको किसी भी देश की जो है तरक्की हो सकती है। अब जो बड़े पैमाने पे उत्पादन तब भी हो सकता है जब वहां पर खपत भी ज्यादा हो, मतलब लोग खरीदे भी सही। आप चीज तो बना रहे हो, पता चला खरीदने वाले ही लोग नहीं है, तो फिर कोई मतलब की नहीं है वो चीज, ठीक है। तो लोग खरीदे भी सही, तो बड़े पैमाने पे खपत भी होनी चाहिए। अब खपत तो तभी बढ़ेगी ना, लोग कब खरीदेंगे, जब लोगों के पास में पैसा होगा, उनकी इनकम अच्छी होगी, तभी वो खरीदेंगे। अब इनकम कब अच्छी होगी, जब उनके पास काम होगा, रोजगार होगा, तब जाके वो खरीद सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो बेहतर रोजगार होगा तभी खरीदारी होगी। अब बेहतर रोजगार कब होगा, जब भैया सरकार रोजगार देगी। अब सरकार रोजगार कैसे देगी, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार जो है गवर्नमेंट जॉब दे दे, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है इस बात का, है ना। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, या जो और भी लोगों को जो है लोन वगैरह दे व्यापार करने के लिए, इस तरीके के कुछ काम करे, जिससे अपना अपना काम, मतलब मान लो सोचो कि एक आदमी जो एक बड़ा आदमी बन गया है, तो वो अपने अंदर कितने सारे लोगों को रखेगा, तो सबको रोजगार मिलेगी। अब गवर्नमेंट जॉब तो सबकी नहीं लगनी ना, इस तरीके से सरकार जो है वो रोजगार देगी, तभी जाकर जो है ये सब चीजें बेहतर चलेगी। समझ में आया, और देश की तरक्की भी होगी, हर एक देश अपने अपने हिसाब से ग्रोथ करेगा बच्चों। तो एक तो इस बात की हुई थी वहां पर, है ना। दूसरा क्या हुआ था कि भैया वहां पर यह चर्चा हुई थी कि आपने को हर एक देश को दूसरे देश से बढ़िया लिंक रखना है भैया, अच्छे खासे उनको जो है समझौते रखने, ऐसा नहीं कि फालतू की लड़ाई झगड़ा नहीं करने, अपने को बढ़िया व्यवहार बना के रखना। उससे क्या होगा कि अच्छा व्यवहार बनेगा तो सब में व्यापार अच्छा होगा, और व्यापार अच्छा होगा तो सारे देश आपस में अपनी अपनी जगह पर बढ़िया से तरक्की करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इन लोगों ने दो तरीके सोच तो लिए कि ऐसा करना है। अब इन दोनों तरीकों को इंप्लीमेंट कैसे करें, मतलब कैसे इन दोनों तरीकों को अप्लाई किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ कि जुलाई 1954
1944 में ब्रेटन वुड्स हैम्पशायर यूएसए, ये एक जगह है ना, अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स हैम्पशायर करके, ये एक जगह है भैया। वहां पर एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन, जिसको UNMFC भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रेटन वुड्स संस्थान बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसा इस सम्मेलन के अंदर ब्रेटन वुड्स संस्थान जो है वो दो तरीके से थे। कैसे थे? एक था भाई साहब IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF। ये हिंदी में नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप हिंदी में नाम भी याद कर लोगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। जनरल बात इंग्लिश में ही है, मैंने आपको पूरा हिंदी में पढ़ा है पर आपको याद इसको इंग्लिश में ही रखोगे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो एक संस्थान थी जिसका नाम था IMF और एक और संस्थान थी जिसका नाम था IR, देखो, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। इस IBRD को आज के समय में हम लोग बोलते हैं बेटा वर्ल्ड बैंक। क्या बोलते हैं इसको? वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ये हमारा वर्ल्ड बैंक है, सुना होगा आपने नाम, है ना, अगर आपको अंदाजा हो तो। ये वर्ल्ड बैंक है बेटा। तो दो तरीके की संस्थान बनाई गई थी, ठीक है। अब ये जो IMF है इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि जैसे मान लो कि किसी एक देश के अंदर बहुत सारा गेहूं पैदा हो गया। अब किसी एक देश में जो है गेहूं की मात्रा कम थी और उसको जरूरत भी है, तो ये IMF क्या करता है कि जो भी किसी चीज का कहीं पे घाटा हो रहा है और किसी जगह पे ज्यादा पैदावार हो रही है, उन दोनों देशों को आपस में मिला देता है और जहां पे ज्यादा उग रहा है उसका माल उसको वहां पहुंचा देगा और जहां कम है तो उससे दोनों ही देशों में अच्छा खासा बैलेंसिंग हो जाती है और व्यापार भी हो जाता है। तो इसका काम ये था, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का क्या काम था? वर्ल्ड बैंक जो है भाई साहब, जैसे मान लो कि युद्ध हो गया, ठीक है। अब युद्ध के बाद में देशों की इकोनॉमी गड़बड़ा जाती है, आर्थिक विकास, वहां पे पैसों की जरूरत पड़ती है, तो ये वर्ल्ड बैंक जो है पैसे देता है उस देश को, जिस भी देश की हालत बिगड़ गई है उस देश को पैसे देगा कि चलो ठीक है अब तुम व्यापार करो, अपना काम चलाओ और अपनी तरक्की वापस से करो। तो ये कर्जा देता है उसको, ठीक है। ऐसा तो वर्ल्ड बैंक से बहुत सारे लोग कर्जा लेते हैं, हमारा भारत देश भी जो है वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेता है बेटा, ठीक है। अब इन दोनों ही चीजों के ऊपर ये जो दोनों के दोनों संस्थान बने हुए हैं, इनके ऊपर सबसे ज्यादा जो हक है, मतलब जो प्रभुत्व किसी का है, वो है भाई साहब अमेरिका का। अमेरिका की चवन्नी चलती है इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि अमेरिका बहुत पावरफुल देश है भाई साहब, उसकी ही चवन्नी चलती है और अमेरिका ही बोलता है कि भैया देखो, तुमको एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना है तो तुमको करेंसी तो चाहिएगी ना, पैसा तो चाहिएगा, तो तुम क्या रुपया में करोगे क्या, या तुम जो है मान लो दिनार में करोगे क्या, या तुम पाकिस्तानी करेंसी में करोगे क्या, कौन सी करेंसी में करे? तो अमेरिका की चवन्नी चल रही है, इसलिए फिक्स किया गया कि आपको एक देश से दूसरे देश में अगर व्यापार करना है, लेन देन करना है, तो वो आपको डॉलर में करना पड़ेगा बेटा। किस में करना पड़ेगा? डॉलर में करना पड़ेगा, ठीक है। डॉलर ही क्यों माना गया? क्योंकि अमेरिका बहुत अमीर देश है और सबसे ज्यादा ताकतवर देश भी वही है, तो जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है उसी की चवन्नी चलती है, उसी की बात मानना पड़ेगा। तो अपने की चवन्नी नहीं, वहां का डॉलर चल रहा है। ये समझ में आई बात? और ये भी फिक्स किया गया कि $35 जो है पर आउंस ऑफ गोल्ड के बराबर होने चाहिए, ठीक है। युद्ध के बाद के जो शुरुआती साल थे, कब का टाइम बता रहा हूं, ये 1950 से 1970 के समय में, है ना। ये अवधि ज्यादा स्थिर थी, मतलब यहाँ पे ज्यादा फालतू की चीजें नहीं हो रही थी और यहाँ पर तरक्की वाला समय था, कहने का मतलब ये है ना। विश्व व्यापार सालाना 8% से अधिक की दर से बढ़ा और विकास भी ज्यादातर स्थिर था, बड़े उतार चढ़ाव के बिना। मतलब कि भैया हर साल जो है विश्व व्यापार में 8% की ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। और जो छोटे देश थे, छोटे देश मतलब जो विकासशील देश है, वो अभी विकसित पूरे नहीं हुए थे पर विकासशील देश थे, वो भी भैया जो बड़े बड़े औद्योगिक देश थे उनकी बराबरी करने की होड़ में लगे हुए थे, है ना। मतलब यहाँ पर ये वाला जो समय था ये बहुत बढ़िया वाला समय आया था, ठीक है। नौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता बच्चों, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में जो है बहुत सारे जो एशिया के देश थे, अफ्रीका के देश थे, है ना, उनको 20 वर्षों में लगभग आजादी मिल गई थी, ठीक है। ऐसा उनको आजादी मिल गई थी, लेकिन वो उनको आजादी तो मिल गई पर उनके देश में अंग्रेजों ने इतनी लूटपाट मचाई थी कि जिसकी वजह से उनके देश में गरीबी, भूखमरी, संसाधनों की कमी ये अभी भी मौजूद थी। मतलब ये इससे उनको निजात नहीं मिली थी, ठीक है। ऐसा तो और ये जो है ना, ये जो दोनों ग्रुप जो थे, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, ये जो दोनों के दोनों जो अपने जो इंस्टीट्यूशन थे, जो संस्थान थे, जिसका एक का नाम IMF था और एक का नाम जो है ये वर्ल्ड बैंक था, ये जो है भैया ये जो है अपना औद्योगिक विकसित देश को सपोर्ट करते थे, लेकिन विकासशील देश को ये सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो विकासशील देशों ने सोचा यार ये क्या बात हुई यार, तुम तो हमको सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो इन्होंने कहा यार एक काम करते हैं अपन, तो भैया एक G77 करके, है ना, G77 करके इन्होंने अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, ठीक है। मतलब बहुत सारे जो भी ऐसे देश थे ना डेवलप
डेवलपिंग, वो आपस में मिल गए, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम था G77 करके, ठीक है। और उन्होंने भैया डिमांड करी नियो की। नियो क्या था? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, इसकी डिमांड करी बच्चों, ठीक है। इस डिमांड के अंतर्गत उन्होंने ये बोला कि देखो भैया, हमारे देश में ये एक ऐसी प्रणाली है ना, ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें ये बोला गया कि हमारे देश में जो हमारे खुद के जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उसको कोई बाहर का आदमी आके यहाँ पे आके लूटपाट ना कर ले और उसको यहाँ आके बेचा बेची ना कर दे। हमारे देश के संसाधनों पे हमारा अधिकार होना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, कच्चे माल के लिए हमको उचित मूल्य मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे जमे जिसमें जो खरीद लिया तुमने, ठीक है, रॉ मटेरियल हम अपने हिसाब से देखेंगे और उचित मूल्य होना चाहिए उसका। और तीसरी बात यह है कि हम जो भी माल भेज रहे हैं उसको जो पूरा व्यापार हो रहा है उसका, है ना, अलग अलग देशों में, वहां तक उसकी हमारी पहुंच हो, मतलब हम हर देश में जाके बिजनेस कर सके, हमको ये सब सुविधाएं चाहिए भैया, ठीक है। इसके लिए जो है नियो की स्थापना हुई थी बच्चों, ठीक है। ब्रेटन वुड्स का अंत और वैश्वीकरण की शुरुआत बच्चों, ठीक है। तो देखो 1960 के बाद में क्या हुआ कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था नीचे आने लग गई थी। उसका कारण क्या था भैया कि अमेरिका ने जो है अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रखा था। अब उन देश में नुकसान होने लग गया तो अमेरिका का पैसा जो है वो भी डूबने लग गया, जिसकी वजह से जो है अमेरिका की अर्थव्यवस्था नीचे आने लग गई थी। अब जब अमेरिका का पैसा डूबेगा तो भैया डॉलर जो है वो भी नीचे जाएगा। तो अब डॉलर जो है अपनी जो कमान थी ना, उसकी जो पावर थी वो अब खो रही थी। तो अमेरिका डॉलर ने अब दुनिया की प्रमुख मुद्रा में नहीं रहता है, ठीक है, ऐसा हो गया था। और यहां तक कि जो स्थिर विनिमय दर थी वो भी भैया अब अस्थिर विनिमय दर में कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, यहां पे विकासशील जो देश थे ना, वो क्या करते थे शुरू में, वो भैया अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से लोन लेते थे, ठीक है। वहां पर से लोन जो है ठीक ठाक रेट में, ठीक ठाक ब्याज दर पे मिल जाता था। पर इन विकासशील देशों को जबरदस्ती ये बोला जाता था, मजबूर किया जाता था कि भैया तुम जो है पश्चिमी वाणिज्यिक बैंक और निजी लैंडिंग संस्थान से लोन लो। और इन संस्थानों की जो ब्याज दर थी वो बहुत ज्यादा थी। अब इनको मजबूरन व्यापार करना है, इनको भी अपना काम चलाना है, तो इन्होंने इनसे लोन लिया। पर इनके लोन लेते ही क्या हुआ कि इनका बिजनेस ढंग से नहीं चला होगा, इनका काम ठीक से नहीं चला, तो ये कर्जे में डूब गए भैया। अब जब ये कर्जे में डूब गए तो इनकी आय में कमी आने लग गई, है ना, और गरीबी बढ़ने लग गई थी बच्चों, ठीक है। कौन कौन से ऐसे देश थे जिनमें ये सब हुआ? जैसे अफ्रीका में हुआ था, ठीक है, लैटिन अमेरिका के अंदर हुआ था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ठीक है। फिर क्या हुआ भैया कि देखो चाइना जो था ना, अब चाइना की बात करें, जो चाइना था ना, वहां पर एक तो जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, लेबर बहुत ज्यादा होने की वजह से वहां पर सस्ती लेबर मिलती थी, बहुत सारे लोग होने की वजह से सस्ती लेबर होती थी। तो जितने भी एमएनसी मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उन्होंने चाइना के अंदर अपने प्लांट डाले, ठीक है। अब चाइना में जब प्लांट डाले तो चाइना में खूब काम हुआ, तो चाइना की तरक्की भी खूब अच्छी खासी तरक्की हुई चाइना के अंदर। और भैया उसने पूरे देश, पूरे विश्व में नाम कमाया चाइना में। सेम चीज जो है सेम अपने भारत के अंदर भी हुआ, क्योंकि अपने भारत की भी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो उसमें जो है भारत ने खूब नाम कमाया। अच्छा नाम अभी भी हो ही रहा है ना। और भारत में तेजी से आर्थिक बदलाव आना, अपनी भी स्थिति सुधरने लग गई थी, ठीक है, ऐसा। तो इस तरीके से जो बच्चों अपना ये चैप्टर होता है खत्म। आपको मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। क्लास 10th हिंदी मीडियम सामाजिक विज्ञान की प्लेलिस्ट में पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी है बच्चों मैंने आपको, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और एक और बात, आप मेरी साइंस पढ़ लेना, मैंने पूरे एनिमेशन के साथ में पूरी साइंस, मैथ्स और एसएसटी तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ाए हैं बच्चों। बहुत मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ठीक है। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।